अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 571। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। मैं एक मखसूस रफ्तार से कार ड्राइव करता हुआ पेरिस की तरफ जा रहा था। सोनिया झील वाले कॉटेज में तनहा थी। मैंने वादा किया था कि दोपहर 2 बजे तक उसके पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन अदनान का मामला कुछ ऐसा था कि मुझे देर हो रही थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे मुखातिब किया। हाय सोनिया, क्या कर रही हो? तुम मेरे अंदर हो, देख लो, तन्हा कॉटेज में हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने 2 बजे आने को कहा था, अभी 1 बज चुका है। बाय द वे, इस वक्त कहाँ हो? मैं हाईवे पर हूँ और तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। कुछ देर हो जाएगी? खैरियत तो है, देर क्यों हो रही है? हमारे पोते अदनान का मामला था। वो अपनी मामा से मिलने के लिए इस कदर बेचैन था कि बाबा साहब के दायरे से निकलकर भागना चाहता था। वो बोली, हमारे ये पोता बहुत ही अजीबोगरीब है, पता नहीं बड़ा होकर क्या बनेगा। अब क्या सूरत हाल है? जनाब तबरेज़ी ने उसे इदारे के बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। पोरस उसे लेकर हिंदुस्तान जाएगा और वहाँ उसे उसकी माँ से मिलाएगा। मैं उसे तफसील से ये बातें बताने लगा कि जनाब तबरेज़ी ने शिवानी के मुतालिक क्या पेशगोई की है। उसने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, चलो अच्छा है कि शिवानी की मौत से पहले बेटा अपनी माँ से मुलाकात कर ले। माँ की मौत से उसे सदमा पहुंचेगा, मगर रफ्ता रफ्ता संभल जाएगा। वो अलमारी से एक तौलिया निकालकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, अब मैं गुसल करने जा रही हूँ, प्लीज़ मेरे दिमाग में ना आना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं है, फिर भी तुम पर्दा करती हो। कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे के अंदर वहां पहुंचने वाला हूँ। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर ख्याल ख्वानी कर रहा था। कभी उसे बातें करता था, फिर ड्राइविंग सीट की तरफ तवज्जो देने लगता। ज़्यादा तवज्जो ड्राइविंग की तरफ ही थी। अगर ऐसा ना करता तो किसी भी हादसे से दो चार हो सकता था। थोड़ी देर बाद मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। नोमी ने कहा, प्लीज़ सांस ना रोकना। मैं हूँ। मैंने पूछा, मैं कौन? क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है, या तुम बताना नहीं चाहती? जब तुमसे मिलने आऊँगी तो नाम बताऊँगी। फिर नाम क्या चीज़ है? मैं तो एक रंगीन किताब की तरह तुम्हारे सामने खुल जाऊंगी। तुम मेरे नाम के साथ साथ मेरी लाइफ हिस्ट्री भी पढ़ लोगे और जोग्राफिया भी। तुम मिलने का वादा करती हो फिर टाल देती हो। क्या ये देखना चाहती हो कि मैं तुम्हारे इंतजार में किस कदर तड़प रहा हूँ? नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम पहाड़ हो, फौलाद हो मुलाकात करने के जोश में, और जज्बात में अपनी जगह से नहीं हिलोगे। मैं ही हिल गई हूँ और बड़े खतरात मोल लेकर तुमसे मिलने वाली हूँ। जब तुम जानती हो कि मैं जुबान का धनी हूँ, ये वादा कर चुका हूँ कि मुझसे मिलने आओगी तो तुम्हें ना मेरी ज़ात से नुकसान पहुंचेगा, ना मेरे किसी रिश्तेदार से या किसी मातियत से तुम्हें कोई शिकायत होगी। जब तुम मिलने आओगी तब भी और मिलकर जाओगी तब भी कोई तुम्हारा ताक़ुब नहीं करेगा। फिर इस इंतज़ार का मतलब, बेशक मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मोहतात रहने की आदी हूँ, इसलिए कभी कभी डर लगता है। बाय द वे, मैं जल्द ही तुमसे मिलने वाली हूँ, अभी जा रही हूँ, फिर किसी वक्त रब्ता करूँगी। मैंने शाने उचकाकर कहा, ओके सो फार। वो चली गई। मैं उसके बारे में सोचने लगा। अगरचे उसने अपनी चालबाजी से यह समझा दिया था कि उसने अल्पा को अगवा नहीं किया, फिर भी मैं उसकी इस दुश्मनी को नहीं भूल सकता था कि उसने अपने एक आलाकार के जरिए गोली चलाकर अल्पा को जख्मी किया था और उसके दिमाग में अपने लिए जगह बनाई थी। इस वक्त मैं इस पहलू से सोच रहा था कि अगर वह अल्पा का दिमाग कमज़ोर ना करती और अरना कौफर वरदान उसे अगवा करके हमसे दूर ना करते। फिलहाल मैं उसे मुलाकात करके समझौते की राह निकालना चाहता था। अगरचे उसने दुश्मनी की थी, लेकिन दोस्ती होने के बाद पिछली अदावतों की तलाफी हो सकती थी। मैंने झील वाले कॉटेज के सामने पहुंचकर गाड़ी रोकी। मैं हॉर्न नहीं बजाता था, वो आवाज़ सुनते ही दौड़ती हुई आकर दरवाज़ा खोलती थी। मैं गाड़ी से उतरकर अहाते के छोटे से गेट पर पहुंचा, फिर इसे खोलकर अंदर आया तो दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी आदत के मुताबिक दरवाज़ा नहीं खोला था। मुझे हैरानी हुई। मैं दरवाजे के करीब पहुंचकर कॉल बेल का बटन दबाना ही चाहता था कि उसकी हंसी सुनाई दी। मेरा हाथ रुक गया। मैंने कॉल बेल का बटन नहीं दबाया। दरवाजे के पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई दी, जनाब को इंतज़ार होगा कि मैं दरवाज़ा खोलूँगी, क्यों, यही बात है ना? हाँ, मैं हैरान हो रहा हूँ कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। बात यह है कि तुम दरवाजे से बाजू फैलाकर आओगे, मैं अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारे गले लग जाऊंगी। इसका मतलब यह है कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं है। मैंने इसे खोला तो वो खुलता चला गया। वो अंदर बाहें फैलाई खड़ी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि थोड़ी देर तक तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। इसमें कोई शुबा नहीं था कि उसने अपनी उम्र में भी जिस्मानी तौर पर खुद को बहुत संभाल कर रखा था। योगा की मशकें करती थी। ये बात उसके रिकॉर्ड में थी कि मरहूम बाबा फरीद वास्ती ने उसे अपनी बेटी बनाया था और वह दिन रात उनकी खिदमत करती रहती थी। बाबा साहब के दारे के बानी मरहूम बाबा फरीद वास्ती ने खुश होकर उसे दुआएं दी थी कि वो दुश्मनों पर गालिब आने के लिए हमेशा चाको चौबंद रहा करेगी, उस पर बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। सोनिया की कुर्बत ने मुझे हमेशा यही समझाया था कि वो एक भरपूर जवान दोशीज़ है और इसी तरह रहेगी। इस वक्त भी वो बाहें फैलाकर मेरे बाजू में आ गई। उसे धड़कनों से लगाते ही जाने क्यों मेरी छठीस ने कहा, कुछ गड़बड़ है। गैर शऊरी तौर पर किसी तब्दीली का एहसास हुआ, लेकिन वो तब्दीली समझ में नहीं आई।
मैंने उसे अपने दोनों बाजू में समेटते हुए कहा, मेरी जान, तुम कुछ नई नई सी लग रही हो। वो हंसते हुए बोली, ये तो तुम हमेशा ही कहा करते हो कि जब भी तुमसे मिलती हूँ नई नई सी लगती हो। वो दुरुस्त कह रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी गुजारते रहने के दौरान में अपने आप को इस कदर पुरकशिश बना रखा था कि मुझे उसके अंदर हर बार एक नई कशिश और एक नयापन मिलता था। इसके बावजूद मेरी छठीस मुझे बेचैन कर रही थी। मैं अपने इत्मीनान के लिए उसके साथ बेड पर आ गया। अगरचे उसके बदन की मखसूस महक मुझे मिल रही थी, ताहम मैंने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे, देर तक गर्म सांसें छोड़ता रहा और सांस लेकर उसके पसीने की महक को अच्छी तरह महसूस करता रहा। कोई शुबे की गुंजाइश नहीं थी। मेरी सोनिया अपने बदन की कुदरती महक के साथ मेरी सांसों में समा रही थी। मैं उसके साथ प्यार भरे लम्हात गुजारना चाहता था, मगर क्या करूं, ये कमबख्त छठी हिस्स मुझे परेशान कर रही थी। मैं अपने आप को समझा रहा था कि इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, जिस्मानी तौर पर खुद को तब्दील कर सकता है, अपना लबो लहजा बदल कर भी धोखा दे सकता है, मगर दो बातें उसके इख्तियार में नहीं होती। एक तो ये कि फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के निशानात तब्दील नहीं किए जा सकते। दूसरा ये कि बदन की जो कुदरती महक होती है उसे छुपाया नहीं जा सकता। नोमी अपने बदन की मखसूस महक मुझसे नहीं छुपा सकती थी और सोनिया के बदन की महक चुरा नहीं सकती थी। सोनिया ने जज्बाती लम्हात में कहा, तुम्हें क्या हो गया? यकदम से चुप हो जाते हो, किस सोच में गुम हो जाते हो? बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है? कोई नया मसला परेशान करे? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नई टेलीपैथी जानने वाली मुझे उलझा रही है। पहले उसने मेरे बच्चों को कैदी बनाया, फिर अल्पा को जख्मी किया, फिर उसके जरिए अरना कौफ तक पहुंच गई। वो वहां रहकर पारस के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी, लेकिन हमने जमीला और नबीला को उनके बाप के साथ खुफिया अड्डा में पहुंचा दिया। अब वो कुछ नहीं कर सकेगी। सोनिया ने कहा, तुमने उसकी हर अदावत का मुंह तोड़ जवाब दिया है, फिर परेशानी क्या है? यही कि अल्पा हमसे बिछड़ गई है। अगर वो अजनबी टेलीपैथी जानने वाली उसे जख्मी ना करती तो उस बेचारी के साथ ऐसा ना होता। जो होना था वो हो गया। मैं हैरान हूं कि तुम ऐसे मोहब्बत भरे लम्हात में भी उसके बारे में सोच रहे हो, मुझे कोई अहमियत नहीं दे रहे हो। मैंने उसे अपने बाजू में समेट कर कहा, तुमसे ज़्यादा अहमियत तो किसी की हो ही नहीं सकती। सॉरी, मैं ख्वामखा मसाइल में उलझ गया था। मेरी छठी इसने मुझे परेशान किया था। अब ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा ख्वामखा शुभात में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैं हर पहलू से जांच रहा हूँ और ये मेरी सोनिया ही है। इन प्यार भरे लम्हात में उसकी एक एक अदा बता रही थी कि वाकई ये सोनिया है, कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। हम देर तक एक दूसरे की आगोश में रहकर सारी दुनिया को भूलते रहे। फिर वो उठकर बैठ गई। ये उसकी आदत थी। वो अलमारी से फौरन ही दूसरा लिबास निकालकर बाथरूम में चली जाया करती थी। इस वक्त भी उसने यही किया। उसने बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर इसे खोलते हुए मुझे मुस्कुरा कर देखा। बिल्कुल वही अंदाज था। मैं भी जवाबन मुस्कुराया। फिर वह दरवाजे को खुला छोड़कर अंदर चली गई। ये उसकी आदत थी। मैंने एक गहरी सांस ली। हर तरह से इत्मीनान हो गया था। अब किसी तरह का शुबा नहीं था। ख्वामखा मेरी छठी हिस्स मुझे परेशान कर रही थी। मैंने चश्मे तसव्वुर में अपनी सोनिया को देखा, फिर तकिया को उठाकर सीने से लगा लिया। अगरचे अभी वह मुझसे लगकर गई थी, फिर भी मैं उसकी कमी महसूस कर रहा था। तकिए को उठाकर सीने से लगाते ही मैं एकदम से चौंक गया। जहां तकिया रखा हुआ था उसके नीचे परफ्यूम की एक शीशी रखी हुई थी। ये बात सोनिया के मजाज के खिलाफ थी। वो मेरे करीब आने से पहले कभी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती थी। वो शीशी किसी परफ्यूम की थी, मगर उस पर लेबल नहीं लगा हुआ था। मैंने सोचा शायद इसकी दूसरी तरफ लगा होगा। मैंने इसे उठाकर दूसरी तरफ देखा तो वहां भी लेबल नहीं था। मेरे जहन में ये बात आई कि ये शीशी परफ्यूम की है, लेकिन लेबल नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ है। मैंने शीशी के कैप को खोलकर सूंघा तो एकदम से चौंक गया। इसमें से सोनिया के पसीने की महक आ रही थी। उस पसीने की महक जिसका मैं आदी था और जिसकी महक सूंघकर मैं सोनिया को लाखों में पहचान सकता था। वो महक इस शीशी में बंद की गई थी। चश्मे ज़दन में ये बात समझ में आ गई कि किसी परफ्यूम तैयार करने वाले माहिर ने सोनिया की महक वाला ये परफ्यूम तैयार किया है और किसी के खास ऑर्डर के मुताबिक तैयार किया है। इस ख्याल के साथ ये बात भी समझ में आ गई कि नोमी ने सोनिया के बदन की महक वाला ये रकीक मादा तैयार कराया है और मेरे करीब आने से पहले इस रकीक मादे को अपने बदन पर स्प्रे किया है, जिससे मैं धोखा खाता रहा कि सोनिया मेरी आगोश में है। मैंने पलटकर बाथरूम की तरफ देखा तो ये पहले ही बयान कर चुका हूँ कि वो सोनिया के दिमाग में रहकर मालूम करती रही थी कि वो मेरे साथ किस तरह तन्हाई में वक्त गुजार करती है और कैसी कैसी अदाएं और कैसे कैसे अंदाज इख्तियार करती रहती है। उसने सोनिया की पूरी तरह नकल की थी और अभी मेरे साथ तन्हाई में मुकम्मल तौर पर सोनिया बनी हुई थी। अगर ये परफ्यूम की शीशी मेरे हाथ ना लगती तो मैं इसी धोखे में रहता कि अपनी सोनिया के साथ वक्त गुजारूं। मैं बेड से उतरकर तेजी से चलता हुआ बाथरूम के दरवाजे पर आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर एक शीशे की दीवार थी। इस दीवार के पीछे वो शावर के नीचे खड़ी हुई गुसल कर रही थी। शीशा धुंधला सा था, इसलिए वो साया साया सी दिखाई दे रही थी। बहुत मक्कार थी। मेरी तन्हाई में सोनिया बनकर अपने दिल के सारे अरमान निकाल चुकी थी। मुझे मोहब्बत से पास ले आई थी। उसने सयाद बनकर अपना जाल मुझ पर फेंका था, लेकिन बाजी पलट गई थी। आप अपने दाम में सयाद आ गया। उससे खबर नहीं थी कि मैं खुले हुए दरवाजे पर खड़ा उसे शीशे के पार देख रहा हूँ।
अगरचे उसका चेहरा और भीगता हुआ जरखेज बदन वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। शीशा धुंधला सा था, इसलिए वह धुंधले साए की तरह दिखाई दे रही थी। इसी तरह धुंधली धुंधली सी छठी हिस्स मुझे आगाह करती रही थी। ये अंदेशा पैदा होता रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ समझ में नहीं आ रही थी और मैं उससे छठी हिस्स को नज़रअंदाज करता आ रहा था। मुझे उसकी चालबाजी पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मैं मुस्कुराने लगा क्योंकि अब उसकी शामत आने वाली थी। मैंने देखा शीशे के पार वह गुनगुनाते गुनगुनाते चुप हो गई थी। ऐसे वक्त मैंने सोच की लहरों को अपने अंदर महसूस किया। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो, अभी तो तुम आई थी। अभी नहीं, 4 घंटे पहले मैंने रब्ता किया था। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी तो मेरे पास आई थी। उसने एक अदा के साथ कहा, हाय ये क्या कह रहे हो? मैंने बिल्कुल यही ख्वाब अभी देखा है, थोड़ी देर के लिए आंख लगी थी। मैंने इतना खूबसूरत ख्वाब जिंदगी में पहली बार देखा है। अच्छा, मैंने तंजिया अंदाज में पूछा, क्या था वो खूबसूरत ख्वाब? मैंने देखा कि मैं तुम्हारी सोनिया की जगह पहुंच गई हूँ। तुम ख्वाब याद कर रही हो और मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। कब तक गुसल करती रहोगी? अपने खोल से बाहर निकल आओ। वो एकदम से चुप हो गई। शीशे के उस पार उसके धुंधले से साय ने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुराते हुए वहां से पलटकर बेडरूम में चलाया। फिर ख्याल होने के जरिए बोला, चुप क्यों हो गई? वो हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम कह रहे हो कि मैं गुसल कर रही हूँ और मुझे बाथरूम से बाहर आ जाना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? बाहर आओगी तो मैं हिज्जे करके मतलब समझाऊंगा। उसकी तरफ से फिर खामोशी रही। वो फौरन ही कुछ ना बोल सकी। मैंने पूछा, खामोश क्यों हो? क्या मेरे चोर ख्यालात पढ़ रही हो? हाँ पढ़ रही हूँ, और मालूम कर रही हूँ कि अभी तुमने सोनिया के साथ वक्त गुजारा है और ये शुबा कर रहे हो कि वो तुम्हारी सोनिया नहीं थी, मैं थी। कैसी अजीब बात है। ठीक ऐसे वक्त मैंने यही ख्वाब देखा कि मैं तुम्हारी सोनिया की जगह थी और अब तुम इसे हकीकत समझ रहे हो। जो हकीकत है वो थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगी। तुम्हारी बातें मुझे उलझा रही हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आकर मालूम करूंगी कि तुम अपनी सोनिया को असली सोनिया समझ रहे हो या डमी। वो चली गई। मैं कमरे में थोड़ी देर तक टहलता रहा। फिर मैंने बाथरूम के दरवाजे पर आकर आवाज़ दी, क्या बात है? क्या सारी उम्र गुसल करती रहोगी, बाहर नहीं होगी? वो बोली, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों जल्दी कर रहे हो? तुम पर तो कभी कभी जिन सवार हो जाया करता है। मैं आ रही हूँ, लेकिन अब हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैं फिर धुंधले शीशे के पार उसे देख रहा था। वो लिबास पहन रही थी। फिर शीशे की दीवार वाला दरवाज़ा खुल गया। वो बालों में तौलिया लपेटती हुई बाहर आई। मुझे घूर कर देखते हुए बोली, क्या बात है मजनू साहब? बाथरूम के दरवाजे पर खड़े हुए हो, हटो। वो मुझे एक तरफ हटाते हुए कमरे में गई। फिर सिंगार मेज के सामने खड़े होकर हेयर ड्रायर के प्लग को स्विच बोर्ड में लगा दिया। इसके बाद ब्रश लेकर बालों को खुश्क करने लगी। मैंने परफ्यूम की वो शीशी उठाई, फिर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने आईने में मेरा अक्स देखा, फिर वो शीशी देखकर ताज्जुब से बोली, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? तुम्हारे तकिए के नीचे थी। उसने पलटकर मुझे देखा, फिर शीशी को हाथ में लेकर बोली, ये तो मेरी अलमारी में थी। ऐसी ही एक शीशी और है, यहाँ आओ मैं दिखाती हूँ। वो वहाँ से चलती हुई दूसरे कमरे की तरफ जाते हुए बोली। मैं परफ्यूम खरीदते वक्त ये शीशी देखकर हैरान रह गई थी। पता नहीं, इसकी महक बिल्कुल ऐसी है जैसी मेरे पसीने में होती है। उसने अलमारी खोलकर वैसी एक और शीशी निकालकर मुझसे कहा, ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए खरीद कर लाई हूँ, ज़रा इसे सूंघ कर देखो। मैं इसे सूंघ कर देख चुका हूँ। तुम मुझे दिखाने के लिए एक शीशी खरीद कर लाती, 2 क्यों लेकर आई हो? अगर उस दुकान में 10 होती तो मैं सबकी सब खरीद लेती। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि ये बिल्कुल मेरे पसीने की तरह महकती है? बेशक हैरानी की बात है, लेकिन तुमने इसे अभी अपने तकिए के नीचे क्यों रखा था? मैंने कहा ना, तुम्हें दिखाने के लिए, लेकिन तुमसे मिलते ही भूल गई। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं कैसा सैर फूंक देते हो कि मैं अपने आप को भी भूल जाती हूँ। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया, बड़े गौर से देखने लगा। फिर उसके बदन को इधर उधर से छूने लगा। वो जरा पीछे हटकर बोली, फिर बहक रहे हो? मैंने कह दिया था अब हाथ नहीं लगाने दूंगी, मुझसे दूर हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, फिर उसे बाजू में जकड़ते हुए कहा, अब तुम सोनिया की हमशक्ल होने का फायदा नहीं उठा सकोगी, तुम्हारा भेद खुल चुका है। वो हंसने लगी, कहने लगी, तुम्हें मुझ पर शुबा हो रहा है कि मैं तुम्हारी सोनिया नहीं हूँ और वो कोई दूसरी टेलीपैथी जाने वाली सोनिया बनकर मेरी जगह ले रही है। मैंने उसे टटोलती हुई नजरों से देखा, फिर उस पर झुककर उसकी गर्दन को और बदन के दूसरे हिस्सों को सूंघने लगा। वो हंस रही थी और बोल रही थी, ये तो बताओ तुम्हें शुबा क्यों हो रहा है? फिर वो मुझे घूर कर बोली, क्या इसलिए कि ये परफ्यूम की शीशी मेरे पास है और तुम समझ रहे हो कि मैं सोनिया नहीं हूँ? इस परफ्यूम को लगाकर सोनिया बनकर तुम्हें धोखा दे रही हूँ। मैं उसे ज़रा सा धक्का देकर पीछे हट गया। वो बोली, मुझे इस तरह धक्का ना दो, पागल ना बनो। क्या तुम्हें मेरे बदन से मेरी महक नहीं आ रही है? तुमने अभी गुसल किया है, तुम्हारे बदन से पसीना नहीं फूट रहा है, इसलिए मुझे वो महक नहीं मिल रही है। वो मुस्कुराकर बोली, मौसम गर्म होगा या जज्बे गर्म होंगे, तभी पसीना फूटेगा, तभी तुम्हें महक मिलेगी। मैंने उसकी कलाई थाम ली, फिर उसे खींचकर मेज़ की तरफ ले जाते हुए कहा, अब मैं तुमसे धोखा नहीं खाऊंगा, अभी तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। मेज पर कागज का एक पैड रखा हुआ था। मैंने कहा, अपनी 10 उंगलियों में स्याही लगाओ और तमाम उंगलियों के प्रिंट्स इन कागजात पर उतारती जाओ। तुम चेहरा बदल सकती हो, अपने बदन की महक बदल सकती हो, लेकिन उंगलियों के निशानात नहीं बदल सकती। उसने सोचती हुई नज़रों से मुझे देखा, फिर बोली, इस परफ्यूम की शीशी ने तुम्हें शुबे में मुब्तला कर दिया, फिर वो टेलीपैथी जानने वाली तुम्हें मुश्किलात में मुब्तला कर देती है। इन हालात में तुम मुझ पर तो क्या अपने बच्चों पर भी शुबा कर सकते हो। वो बोलती जा रही थी और एक एक उंगली में स्याही लगाकर
उनका निशान कागज़ पर उतारती जा रही थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए बाबा साहब के दायरे के एक इंचार्ज से रब्ता किया, फिर कहा, मैं अभी फैक्स के जरिए 10 उंगलियों के निशानात भेज रहा हूँ। ये सोनिया की उंगलियों के निशानात हैं। आप अभी उसकी रिकॉर्ड फाइल से इनका मुआजना करें और जल्द से जल्द फैक्स के जरिए रिपोर्ट अरसाल करें। मैंने उन 10 उंगलियों के निशानात को फैक्स के जरिए बाबा साहब के दायरे में पहुंचा दिया। वो वहां से जाना चाहती थी। मैंने कहा, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? वो अपना हाथ दिखाते हुए बोली, स्याही को तो धोने दो, वॉशरूम में जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तक रिपोर्ट तुम्हारे हक में नहीं आएगी उस वक्त तक तुम्हें नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। मैं उसके साथ वॉशरूम में आया। वो साबुन से हाथ धोते हुए आईने में मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, क्यों मुस्कुरा रही हो? वो बोली, सोच रही हूँ, आज से पहले कभी किसी औरत ने तुम्हें इस कदर उल्लू नहीं बनाया होगा जैसा कि वो बना रही है। मैं उसे सोचती हुई नज़रों से देखने लगा। कई बार उसके चोर ख्यालात पड़ चुका था और उसके ख्यालात यही कह रहे थे कि वो 100% मेरी सोनिया है। मैं दिल ही दिल में तस्लीम कर रहा था कि वो सिर्फ सोनिया की हमशक्ल ही नहीं है, उसकी तरह बला की मक्कार भी है। अब मैं उसकी मक्कारी की वजाहत कर दूं। जैसा कि बताया जा चुका है, नोमी ने सोनिया को अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया था। यह हकीकत अभी तक खुलकर सामने नहीं आई थी। कभी एक आध बार मुझे सोनिया पर शुबा हुआ था, लेकिन यकीन नहीं हो सका था कि वो किसी टेलीपैथी जानने वाली के जेर असर आ चुकी है। बहरहाल, जिस वक्त मैं बाबा साहब के इदारे से पेरिस की तरफ आ रहा था, उस वक्त नोमी ने सोनिया को गायब दिमाग बना दिया था और उसे बाथरूम में पहुंचाकर शीशे की दीवार के पीछे आर्जी तौर पर सुला दिया था। फिर खुद सोनिया बनकर उसने दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया। उससे मिलते ही मेरी छठीस ने मुझे आगाह किया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं इस आगही को नज़रअंदाज करता रहा। वो मुझे बहलाती रही और मैं बहलता रहा। फिर वो बेड से उठकर गुस्ल करने के लिए बाथरूम में गई। ऐसे वक्त इंकिशाफ हुआ था कि वो फ्रॉड है, मेरी सोनिया नहीं है। तकिए के नीचे से बरामद होने वाली उस शीशी ने राज खोल दिया था। वो उस वक्त बाथरूम में थी और मैंने उसे कहा था कि उसकी हकीकत खुल चुकी है। उसने मेरी बातों से समझ लिया कि भेद खुल रहा है। उसने फ़ौरन ही सोनिया को बेदार किया, उसे अपनी जगह शावर के नीचे पहुंचाया और खुद उस शीशे वाली दीवार के पीछे फर्श पर लेट गई। सोनिया के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक दूसरा लिबास बदलकर गीले बालों को तौलिए से लपेटते हुए बाहर आई। सिंगार मेज के आईने के सामने जाकर हेयर ड्रायर के जरिए बालों को खुश्क करने लगी। मैं उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। फिर मैंने उसे एक परफ्यूम की शीशी दिखाई तो वो मुझे लेकर दूसरे कमरे में गई। वो मेरी असली सोनिया थी, लेकिन नोमी के इशारों पर चल रही थी। मुझे इसलिए दूसरे कमरे में ले गई कि नोमी को वहां से निकलने का मौका मिल जाए। मैं क्या जानता था कि सोनिया के साथ दूसरे कमरे में जाऊंगा तो उसे फरार होने का मौका मिल जाएगा। बहरहाल, उसने ज़बरदस्त मक्कारी का सबूत दिया था। सोनिया बनकर मेरे साथ रंगीनों संगीन लम्हात गुजारे, फिर बड़े मज़े से मुझे बेवकूफ़ बनाकर चली गई। फैक्स के जरिए बाबा साहब के दायरे से रिपोर्ट आई कि उंगलियों के निशानात सोनिया के हैं। जाहिर है कि वो निशानात सोनिया के ही होते। जो फ्रॉड थी वो तो निकल चुकी थी और ये साबित कर चुकी थी कि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया और मैं अपनी सोनिया के साथ ही प्यार भरे लम्हात गुजारता रहा था। वो सोनिया के अंदर रहकर मेरे बेवकूफ़ बनने का तमाशा देख रही थी। सोनिया ने उसकी मर्जी के मुताबिक मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई कि मैं तुम्हारी अपनी ही सोनिया हूँ और तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, बेशक तुम मेरी सोनिया हो, ये साबित हो चुका, लेकिन पता नहीं क्यों ठोस सबूत के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी देर पहले इस बेड पर तुम मेरे साथ नहीं थी, कोई दूसरी थी। वो हंसते हुए बोली, वो कहते हैं ना कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, इसलिए तुम्हारा इलाज मैं तो नहीं कर सकूंगी। तुम ख्वामखा उलझते रहोगे, जबकि हकीकतन ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने उसकी पेशानी को छूकर कहा, कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर कोई आती है और तुमसे कुछ बोलती है? क्या तुम्हें महसूस होता है कि तुम कोई काम अपनी मर्जी के खिलाफ करती हो? मसलन ये कि तुम सोना नहीं चाहती और अचानक सो जाती हो, फिर दिन हो या रात बेवक्त सोती हो और बेवक्त जागती हो। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। क्या तुम ये शुबा कर रहे हो कि वो टेलीपैथी जानने वाली मेरे अंदर आती है और उसने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा रखा है? हाँ, ये शुबा मुझे पहले भी था और अब भी है। वो बोली, तो फिर इस शुबे को अभी ख़त्म कर सकते हो। उस टेलीपैथी जानने वाली ने तनवीमी अमल किया है, तो तुम मुझ पर अमल करके उसके अमल को मेरे जहन से मिटा दो। ये तुम आसानी से कर सकते हो। मैं इधर उधर टहलने लगा, सोचने लगा। वो बोली, अब क्या सोच रहे हो? मैंने कुर्सी पर बैठकर कहा, अगर उसने तुम पर तनवीमी अमल किया है तो वह तुम्हारे अंदर आती जाती होगी। ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। मेरी अकल कहती है कि वह इस वक्त भी तुम्हारे अंदर मौजूद हो सकती है। ये अंदेशा तो हमेशा रहेगा। जब भी तुम तनवीमी अमल करना चाहोगे, यही ख्याल आएगा कि शायद वो मौजूद है और तुम्हें तनवीमी अमल के सिलसिले में नाकाम बना सकती है। वो मेरे पास आकर बैठ गई, फिर मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली, तुम बहुत परेशान हो, किसी भी तरह इस मामले को ख़त्म करो। यूं मुझ पर शुबा करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे दरमियान हमेशा भरपूर एतमाद कायम रहा है और इसे कायम रहना चाहिए। मैंने उसे सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर कहा, एक तदबीर है।
उसने कहा, तो फिर फौरन अमल करो। ऐसा करो, तुम्हारे बाल गीले हैं, इन्हें फौरन सुखाओ और तैयार हो जाओ। क्या हम कहीं जाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें बाबा साहब के दायरे में ले जाऊंगा। वहां कदम रखते ही तुम उसके तनवीमी अमल से आज़ाद हो जाओगी। ये तो सभी जानते हैं कि कोई दुश्मन टेलीपैथी जाने वाला वहां पर किसी फर्द के दिमाग में नहीं आ सकता। वो भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकेगी। वो परेशान हो गई, फिर बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने ताजुब से पूछा, क्यों नहीं जाओगी? अभी कुछ रोज पहले तो यहाँ ही हूँ, वहां बहुत ज्यादा पाबंदियों में रहना पड़ता है। यहाँ रहकर मैं आज़ादी से घूमती फिरती रहती हूँ। ताजुब है, तुम सैरो तफरी वाली आज़ादी को तरजीह दे रही हो। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोई तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाए बैठी है। ये तुम समझ रहे हो, तुम कह रहे हो। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। मैं तो बिल्कुल आज़ाद ख्याल हूँ। जहाँ चाहती हूँ उड़ती फिरती हूँ, जो चाहती हूँ करती हूँ। कभी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा काम नहीं होता। मैं कैसे समझूं कि किसी के जेर असर आ गई हूं? मैंने उसे गहरी टटोलती हुई नजरों से देखा, फिर कहा, यानी तुम्हें वहां जाने पर एतराज है? बेशक एतराज है। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आती जाती हूँ। यह तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा यह एतराज मुझे और ज्यादा शुबे में मुब्तला कर रहा है। यह तुम अच्छी तरह जानती हो कि जो भी तनवीमी अमल के जेर असर होता है वो कभी समझ नहीं पाता कि वो किसी का ताबेदार बन चुका है। तुम ये हकीकत नहीं समझ पा रही हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। तुम्हारे इत्मीनान के लिए जहां कहोगे वहां जाऊंगी, लेकिन बाबा साहब के दायरे में जाने से पहले कोई और तदबीर करो। किसी और तरह से इत्मीनान करो। बाबा साहब के दायरे से टेलीपैथी जानने वालों को बुलाओ और उनसे कहो कि मेरे अंदर पहरा देते रहें और ये मालूम करते रहें कि कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाली मुझे ताबेदार बनाने के लिए आती भी है या नहीं। हमारे टेलीपैथी जानने वाले कई मामलात में मसरूफ़ रहती हैं। सीधी सी बात यह है कि अभी हम यहाँ से बाबा साहब के दायरे में जाएंगे। वहां पहुंचते ही मालूम हो जाएगा कि तुम किसी के जेर असर हो या नहीं। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान रही हो और ख्वामखा बहस किए जा रही हो। वो गुस्से से पांव पटक कर बोली, तुम तो अपनी बात मनवाने के आदी हो। मैं जा रही हूँ, अभी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वो पांव पटकती हुई अपने कमरे में गई, फिर दरवाजे को एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया। मैं बंद दरवाजे की तरफ संजीदगी से देखते हुए सोचने लगा, यकीनन ये जेर असर आ गई है, इसीलिए बाबा साहब के दायरे में जाने से इनकार कर रही है। वहां जाएगी तो वो डमी सोनिया उसके दिमाग में नहीं रह सकेगी। उस इदारे में कदम रखते ही उसका सहर टूट जाएगा, तनवीमी अमल खत्म हो जाएगा। मुझे अपनी सोनिया पर शुबा था। वो जिसके जेर असर थी उसकी मर्जी के मुताबिक मुझे इस वक्त भी किसी तरह धोखा दे सकती थी। मैं ख्याल खुआनी के जरिए उसके पास पहुंचा तो वो चौंक कर बोली, क्या है, क्यों आए हो? देखते नहीं लिबास तब्दील कर रही हूँ। जितने बूढ़े होते जा रहे हो उतने ही बेशरम भी होते जा रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। ये कहते उसने सांस रोक ली। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया, जेर लब मुस्कुराने लगा। ये बीवियां भी क्या होती हैं, अपना तन मन सब हवाले कर देती हैं, लेकिन लिबास बदलते वक्त बंद कमरे में अपने मियाँ को भी नहीं आने देती। मैं इंतज़ार करने लगा, फिर घड़ी देखी तो 15 मिनट गुजर चुके थे। मैंने अपनी जगह से उठकर दरवाजे पर दस्तक दी, फिर कहा, अब आ भी जाओ। क्या लिबास तब्दील करने में इतनी देर हुआ करती है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, अगर मेकअप कर रही हो तो बाहर आकर यहाँ ड्रेसिंग टेबल के सामने कर सकती हो। कम ऑन, बाहर आ जाओ। दूसरी तरफ खामोशी रही, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर दरवाजे पर दस्तक दी। सोनिया, खामोश क्यों हो? जवाब दो। ये जानती हो कि मैं तरह तरह के शुबहात में मुब्तला हूं। जवाब दो, दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ। मैंने दरवाजे को जरा सा धक्का दिया तो वो अंदर से बंद नहीं था, खुल गया। लेकिन वो कमरे में नहीं थी। उसका लिबास इधर उधर बिखरा पड़ा था। खुली हुई खिड़की बता रही थी कि इस रास्ते से चिड़िया फुर्र हो चुकी है। मैंने खिड़की से बाहर छलांग लगाई, दौड़ता हुआ कॉटेज के चारों तरफ गया, फिर आसपास के कॉटेजेस की तरफ जाकर आगे पीछे उसे तलाश करने लगा। ख्याल खुआनी के जरिए उसके अंदर पहुंचने की कोशिशें की, लेकिन वो सांस रोकती रही। मैं मायूस होकर अपने कॉटेज के सामने आया। वहां मेरी कार खड़ी हुई थी। वो फरार होने के लिए मेरी गाड़ी लेकर नहीं गई थी। यकीनन नोमी क्रिस्टल की गाड़ी आई होगी और उसे ले गई होगी। मैं अपनी गाड़ी से टेक लगाकर दूर दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। ऐसे ही वक्त मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो बोल रही थी, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना। मैंने गुस्से से पूछा, तुम? वो बड़े ही जज्बाती अंदाज में बोली, हाय फरहाद, तुमने तो मुझे बुरी तरह लूट लिया। मैं 1 घंटे तक तुम्हारे साथ रही। 1 घंटे में तुमने जिस तरह मेरे हुस्न और शबाब की सल्तनत पर हुक्मरानी किया, उसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकूंगी। अब तो हमेशा तुम्हारी तमन्ना करती रहूंगी और किसी न किसी बहाने तुम्हारे पास आती रहूंगी और जाती रहूंगी। मैंने तकरीबन धाड़ते हुए पूछा, बकवास मत करो, सोनिया कहाँ है? गुस्सा क्यों करते हो? जब तुमने पिछले 1 घंटे में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो फिर मैं सोनिया को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? तुम्हारी इन हरकतों से इस बात की तस्दीक हो रही है कि तुमने सोनिया को अपनी मामूला और ताबेदार बना रखा है। हाँ, अब ये बात नहीं छुपाऊंगी। मैं तो तुम्हारा दिल जीतने के लिए सोनिया को हमेशा तुम्हारे पास रखना चाहती हूँ, लेकिन अब उसे तुमसे दूर करने पर मजबूर हो गई हूँ। क्यों मजबूर हो गई हो? उसे फ़ौरन यहाँ वापस भेजो। सॉरी फरहाद,
अगर तुम उसे बाबा साहब के दायरे में भेजने का फैसला ना करते तो बेहतर होता। वो वहां जाएगी तो फिर मेरी मामूला और ताबेदार बनकर नहीं रह सकेगी। तुम्हारी फैमिली की शतरंज पर जितने मोहरे हैं, उनमें सबसे अहम सोनिया है और मैं सोनिया को हारना नहीं चाहूंगी। पहले तो तुम दोस्ती का झांसा दे रही थी, अब खुली दुश्मनी पर उतर आई हो। इसे दुश्मनी ना समझो, मैं तुम्हारी सोनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि ये मेरी मामूला और ताबेदार है? इसकी जान मेरी एक चुटकी में है। मैं जब चाहूँ इसे मौत के घाट उतार सकती हूँ, मगर ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में और सिर्फ तुम्हारी तन्हाई में आते जाते रहने के लिए। तुम एक बार धोखा दे चुकी हो, दूसरी बार नहीं दे सकोगी। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो, लेकिन हो बहुत बेवकूफ़। जब तुम सीधी तरह मेरे पास आ सकती थी और मैंने वादा किया था कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो ऐसी ड्रामेबाजी की क्या ज़रूरत थी? सीधी सी बात है, मैं कभी अपने साय पर भी भरोसा नहीं करती, फिर तुम पर कैसे कर सकती हूँ? मानती हूँ कि तुम जुबान के धनी हो, फिर भी मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहूंगी। जब तुम तन्हाई में मुझसे मिलने के लिए जुनून में मुब्तला हो जाती हो, तो फिर खतरा ज़रूर मोल लेना चाहोगी। कभी ना कभी तो ज़रूर मेरे पास आओगी। सोनिया तुम्हारी जान है, वो मेरे पास कैदी बनकर रहेगी। ऐसे में तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, उसकी सलामती की खातिर मुझे सलामत रखोगे। ये तुम्हारी खामख्याली है। तुम मेरी सोनिया को मुझसे दूर नहीं कर सकोगी। वो बड़े एतमाद से बोली। तुम कभी उसके साय तक भी नहीं पहुंच सकोगी और मैं उसे बाबा साहब के दायरे में कदम रखने नहीं दूंगी। मैं तो चाहती थी कि दोस्ताना माहौल में तुमसे मिलती रहूं, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे सोनिया को यरगमाल बनाकर रखना ही होगा। तुम मेरे और अपने मौजूदा हालात पर गौर करो, मैं फिर किसी वक्त रब्ता करूंगी। ओके सो फार। वो चली गई। मैं अपनी कार से टेक लगाए खड़ा रहा। इस वक्त ऐसा सिपाही था जिसके हाथ से तलवार गिर चुकी थी। वो मुझे बार बार घुटने टेकने पर मजबूर कर रही थी। पहली बार उसने सबसे बड़ा हमला ये किया कि मेरे कई बच्चों को अपना कैदी बना लिया। उस वक्त भी ऐसी आसार थे जैसे मुझे घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त है, वो मेरी इज्जत रखता है। मैंने नोमी की चालों को नाकाम बना दिया था। फिर उसने दूसरा हमला किया। एल्पा को जख्मी करके अपनी मामूला और ताबेदार बनाकर हमारी फैमिली से दूर ले गई। अब तीसरा हमला यह था कि उसने सोनिया को यरगमाल बना लिया। वो पहले उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना चुकी थी। आज यह हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। उसका यह हमला बहुत ही ज़बरदस्त था। सोनिया जैसी कड़कती हुई बिजली किसी की मुट्ठी में नहीं आती थी, लेकिन यह कहावत दुरुस्त है कि हर कमाल के बाद जवाल ज़रूर आता है। जो भी शय ज़ोर है, वो कभी ना कभी ज़रूर कमज़ोर पड़ता है। सोनिया भी कमज़ोर पड़ गई थी। पता नहीं ये कमज़ोरी कब तक कायम रहने वाली थी। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तमाम शहज़ोर हस्तियों में सिर्फ सोनिया एक ऐसी थी जो कभी किसी की मदद की मोहताज नहीं रहती थी। आज वह मेरी तवज्जो और मदद की मोहताज थी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। ये बात हमारे लिए बाइस से शर्म थी कि मुझ जैसा पहाड़ और सोनिया जैसी कड़कती हुई बिजली, एक नई टेलीपैथी जानने वाली डमी सोनिया के सामने मजबूर और बेबस हो गए थे। पता नहीं ये सिलसिला कब तक जारी रहने वाला था। कब तक वो कमबख्त डमी सोनिया, नोमी क्रिस्टल हमारी गिरफ्त से बाहर हमारे लिए दर्द सर बनती रहेगी। अभी अल्पा के जख्म भरे नहीं थे, लेकिन तकलीफ कम हो गई थी। दिमागी तवानाई इस हद तक हासिल हो गई थी कि वो ख्याल ख्वानी कर लेती थी और पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेती थी। अब कोई उसकी मर्जी के खिलाफ उसके अंदर नहीं आ सकता था। सिर्फ नोमी क्रिस्टल आती थी। वो उसकी मालिक मुख्तार बन चुकी थी। उसने उसे हेप्नाटाइज किया था और उसके जहन में यह बात नक्श कर दी कि वो पैदाइशी तौर पर यहूदी है। उसने अल्पा के दिमाग में कहा, तुमने टेलीपैथी की दुनिया में कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई, लेकिन एक मुसलमान पारस ने तुमसे शादी करके तुम्हें धोखा दिया। तुम उससे बार बार मिलती रही और समझौता करती रही और वह तुम पर हावी होता रहा। यहाँ तक कि उसने तुम्हारी बेटी अनोशे को तुमसे छीन लिया, उसे बाबा साहब के दायरे में पहुंचा दिया। वो तनवीम अमल के दौरान में उसके अंदर जहर घोलती रही। तुमने बेटी की खातिर मुसलमानों से समझौता किया, अपने यहूदियों से बदजन हो गई। बेशक चंद यहूदी काबरीन ने तुमसे दुश्मनी की थी, लेकिन इस दुश्मनी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने मजहब से फिर जाओ और अपनी यहूदी कौम से नफरत करने लगो, फिर उनके किसी काम भी ना हो। एल्पा ने उसके जेर असर आने के बाद उसकी ताबेदार बनकर कहा, मैं बरसों तक बेताज मलका बनकर इसराइल पर हुकूमत करती रही, टेलीपैथी के जरिए अपने मुल्क की और अपनी कौम की खिदमत करती रही। अब आइंदा भी यही करूंगी। नोमी ने उसे हुक्म दिया, तुम अभी मुसलमानों से दुश्मनी जाहिर नहीं करोगी, बड़ी चापलूसी से काम करोगी, उनकी भी दोस्त बनकर होगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी अनोशे उनके पास है। एल्पा ने नोमी की मर्जी के मुताबिक कहा, हाँ, मैं मुसलमानों से बज़ाहिर दोस्ती रखूंगी, लेकिन दरे पर्दा अदावत रहेगी। मैं उन्हें इस बात पर कायल करूंगी कि मैं यहूदी हूँ, लिहाजा अपनी कौम की खिदमत के लिए इसराइल में हूँ और मैं वहीं रहूंगी। नोमी ने कहा, अनोशे तुम्हारी बेटी है, उसने एक यहूदी माँ की कोख में परवरिश पाई है, लिहाजा उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए। तुम बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हिकमत अमली से बेटी को अपनी तरफ ले आओगी, फिर उसे कभी बाबा साहब के दायरे में नहीं जाने दोगी। एल्पा ने कहा,
मैं अभी उसे बाबा साहब के दायरे में रहने दूंगी। साले रवां से उसे टेलीपैथी सिखाई जाएगी और दूसरे अलूम भी सिखाए जाएंगे। मैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार करती रहूंगी, फिर उसे बड़ी चालाकी से अपने पास ले आऊंगी। तुम टेलीपैथी के जरिए यहूदी काबरीन पर हुकूमत करोगी। उनके एहसासात, जज्बात और ख्यालात पर तुम्हारा इख्तियार रहेगा, लेकिन तुम अपने इख्तियार में रहोगी। उसने एक मखसूस लब लहजा उसके जहन में नक्श किया और हुक्म दिया, तुम इस लब लहजे की पाबंद रहोगी। जब भी इस लहजे में तुम्हें कोई हुक्म दिया जाएगा, तुम फ़ौरन उसकी तामील करोगी। नोमी क्रिस्टल ने हर पहलू से उस पर बड़ा ही मुस्तहकम तनवीमी अमल किया और ये तय किया कि हर हफ्ते की रात उस पर मजीद तनवीमी अमल करती रहेगी, ताकि उसका दिमाग कभी किसी के जेर असर ना सके। वो सिर्फ उसकी मामूला और ताबेदार बन करे। एल्पा जब तनवीमी नींद से बेदार हुई तो उसने खुद को एक छोटे से खूबसूरत से बंगले में पाया। वो अपने बारे में सोचने लगी। उसके दिमाग ने यही बताया कि वो सोनिया के पास से चली आई है और आइंदा इन तमाम मुसलमानों से दूर रहा करेगी। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। ऐसे वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान खूबसूरत सी औरत अंदर आई। उसने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम नोमी क्रिस्टल है। एल्पा ने उसे मुसाफिया किया। वो बोली, मैं तुम्हारी मेज़बान हूँ और दोस्त भी। हम हमेशा साथ रहा करेंगी। उसने अपनी एक डमी एल्पा के पास भेज दी थी ताकि उसके रूबरू रहकर गुफ्तगू करती रहे। उसने कहा, तुम गुसल वगैरह से फारिग होकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाने की मेज़ पर बातें करेंगे। हमें चंद अहम मनसूबों पर बड़े आराम से अमल करने और कामयाबियां हासिल करनी हैं। उसने एल्पा को उस कमरे की अलमारियां खोलकर दिखाईं। उसमें तरह तरह के मलबूसात थे और उसकी ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। डमी क्रिस्टल ने कहा, तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो फ़ौरन ही मुहैया कर दी जाएंगी। फिलहाल इनसे काम चलाओ। एल्पा एक लिबास लेकर वॉशरूम में चली गई। फिर गुसल के दौरान में नोमी क्रिस्टल की मर्जी के मुताबिक सोचने लगी, ये अच्छा हुआ कि मैं सोनिया के कॉटेज से चली आई। अब मुझे उन सबसे दूर रहकर अपनी यहूदी कौम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए और अपनी तदाबीर पर अमल करना चाहिए। उसका जहन और सोच बदल चुकी थी, मजाज बदल चुका था। अब वो फिर से एक कट्टर यहूदी बन चुकी थी। नोमी क्रिस्टल के तनवीमी अमल के मुताबिक उसके अंदर ये बेचैनी पैदा हो गई कि जल्द अज जल्द वहाँ से इसराइल जाना चाहिए। वो बाथरूम से बाहर आकर डमी क्रिस्टल से बोली, मैं खाने से पहले ज़रा ख्याल ख्वानी करूंगी और अपने लिए किसी भी पहली फ़्लाइट में सीट रिजर्व करवाऊंगी। मैं यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, जितनी जल्दी हो सके इसराइल जाना चाहती हूँ। डमी क्रिस्टल ने उसके सामने एक लिफाफा रखते हुए कहा, इसमें तुम्हारा नया पासपोर्ट और जहाज़ का टिकट सभी मौजूद है। हम दोनों कल सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से तिल अबैब जाएंगी। वो खुश होकर लिफाफे में से टिकट वगैरह निकाल कर देखते हुए बोली, तुम तो मेरी टेलीपैथी से भी ज़्यादा तेज़ हो। मेरी ख्याल ख्वानी से पहले ही सारे इंतजाम कर चुकी हो। डमी क्रिस्टल ने मुस्कुरा कर कहा, अब आराम से खाना खाओ। उसके बाद यहूदी काबरीन से रब्ता करो। उन्हें बताओ कि कल यहाँ से रवाना होगी और 11 बजे तिल अबैब पहुँच जाओगी। वहाँ तुम्हारा जो ज़ाती शानदार महल है, वहाँ फिर से सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ। वो खाना शुरू करते हुए बोली, ठीक है, मैं अभी खाने के बाद उनसे रब्ता करूंगी। क्या तुम जानती हो कि इसराइल में दो नकली अनाबेला एक दूसरे से लड़ती रही हैं और तुम्हारी छोड़ी हुई इक़्तिदार की कुर्सी पर कब्जा जमाने की कोशिशें करती रही हैं? आइंदा भी वो यही करेंगी। मैं यहूदी काबरीन से रब्ता करूंगी तो वो मुझे उन दोनों के बारे में ज़रूर बताएंगे। उनसे पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने अर्नाकॉफ के दिमाग में जगह बनाई थी, लेकिन उसके मुकम्मल ख्यालात पढ़ने का तुम्हें मौका नहीं मिला। दरअसल अर्नाकॉफ नकली एनाबेला बनकर इसराइल पर हुकूमत करना चाहती है। एल्पा ने पूछा, दूसरी नकली एनाबेला कौन है? वो मुस्कुराकर बोली, वो मैं हूँ। मैं अब भी वहाँ इक़्तिदार हासिल करने का ड्रामा प्ले करूंगी और अर्नाकॉफ से मुकाबला करती रहूंगी। एल्पा ने पूछा, इसकी क्या ज़रूरत है? अर्नाकॉफ का दिमाग मेरी मुट्ठी में है, मैं अभी उसे कुचल सकती हूँ। डमी क्रिस्टल ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी उसे कुचल सकती हूँ, लेकिन मसलियत अंदेशी ये है कि वरदान उसके दिलो दिमाग का मालिक है। वो उसकी मामूला और ताबेदार है और मैं उसके ज़रिए वरदान को ट्रैप करना चाहती हूँ। एल्पा ने कहा, उधर पारस भी दार्जिलिंग में है और अर्नाकॉफ की निगरानी कर रहा है। वो उसके ज़रिए वरदान को हलाक करना चाहता है। मैं वरदान की मौत नहीं चाहूँगी, वो जिंदा रहेगा। मैं उसकी टेलीपैथी और उसकी गैर मामूली सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। अगर अर्नाकॉफ जिंदा रहेगी तो एनाबेला बनकर ख्वामखा रुकावटें पैदा करेगी। वो आर्जी तौर पर ऐसा करेगी। मैं भी पहले की तरह एनाबेला बनकर उसका मुकाबला करूंगी और तुम वहाँ से हम दोनों को भगाकर यहूदी काबरीन का एतमाद हासिल कर लोगी। वो दोनों खाने के बाद ड्राइंग रूम में आ गई। मुलाजमा ने उनके सामने कॉफ़ी लाकर रखी। डमी क्रिस्टल ने कहा, तुम यहूदी काबरीन से रब्ता करो। मैं अर्नाकॉफ के अंदर तहरीक पैदा करूंगी कि वह एनाबेला बनकर जाए। उधर से मैं एनाबेला बनकर वहाँ पहुँचूंगी। हम पहले की तरह एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहेंगी और तुम वहाँ अपना काम करती रहोगी। एल्पा ने कॉफ़ी उठाई, गरम गरम कॉफ़ी की एक हल्की सी चुस्की ली, फिर ख्याल खुआनी के जरिए इसराइली आर्मी के आला अफसर के अंदर पहुंचकर बोली, मैं एल्पा बोल रही हूँ। मैंने कई अकाबरीन के ख्यालात पढ़े हैं। उनके ज़रिए मालूम हुआ है कि दो नकली एनाबेला तुम सबके पास आती हैं और वहाँ मेरी जगह लेने की कोशिश करती रहती हैं। आर्मी के आला अफसर ने कहा, हाँ, दो टेलीपैथी जानने वालियाँ खुद को एनाबेला कहती हैं और हमें बुरी तरह उलझाती रहती हैं। हमने साफ कह दिया है कि वो खुद ही आपस में फ़ैसला करें
कि उनमें से असली एनाबेला कौन है। जब तक उनमें से एक फ्रॉड साबित नहीं होगी तब तक हम दूसरी को असली एनाबेला नहीं समझेंगे। एल्पा ने कहा, मैं ऐसी दर्जनों एनाबेला का किस्सा ख़त्म करने आई हूँ। तमाम मुकाबरीन से कहो कि कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा हो जाएं। मैं बहुत ज़रूरी बातें करने वाली हूँ। अभी जा रही हूँ, आधे घंटे बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में तुम्हारे पास आऊँगी। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर कॉफ़ी पीने लगी। उसने नज़रें उठाकर डमी क्रिस्टल को देखा। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी हुई थी। नोमी क्रिस्टल ने उसे इस तरह बिठा दिया जैसे वो ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हो। असल नोमी उस वक्त अर्नाकॉफ के अंदर पहुंची हुई थी। उसके ख्यालात पड़ रही थी। पता चला कि वरदान उससे दूर हो गया है। कभी कभी ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता करता है, वादा करता है कि 2-4 दिनों में उसके पास आएगा, लेकिन आता नहीं है। नोमी ने उसके अंदर ये ख्याल पैदा किया कि उसे एनाबेला बनकर इसराइली काबरीन से रब्ता करना चाहिए और इस सिलसिले में वरदान से मशवरा करना चाहिए। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए वरदान के पास पहुंचकर कहा, मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये कहती वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वरदान ने उसके पास आकर पूछा, क्या कहना चाहती हो? वो बोली, तुम कहाँ मसरूफ़ रहते हो कि मुझे इसराइल में अल्पा की जगह हासिल नहीं करने दोगे? उसने कहा, मेरे सितारे गर्दिश में है। जहाँ भी कदम रखता हूँ वहाँ नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। मैंने फरहाद और उसकी बेटी आला बीबी वगैरह को ट्रैप करना चाहा मगर नाकाम रहा। फिर मैंने उन जुड़वा बहनों जमीला और नबीला को हासिल करना चाहा। वहाँ भी फरहाद का बेटा पारस पहुँच गया। मैं उन दोनों बहनों को हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि तुम टेलीपैथी जानते हो। शुमाली हिंदुस्तान में वसीज राय के मालिक हो। तुमने कितने ही हुक्मरानों को अपना मामूल और ताबेदार बना रखा है। अगर तुम अपने ही मुल्क और अपने ही इलाके में पारस को शिकस्त नहीं दोगे और उन जुड़वा बहनों को हासिल नहीं कर सकोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी समझी जाएगी। इस तरह तो फरहाद तुम्हारी शारक तक पहुंच जाएगा। हालात यही कह रहे हैं जो तुम कह रही हो। फरहाद वाकई नेपाल में मेरी शारक तक पहुंच गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उसके हाथ आने से पहले ही वहां से निकल भागा। अगर तुम किसी तरह पारस को ट्रैप करो, उसे अपना कैदी बना लो, तो फरहाद की बहुत बड़ी कमजोरी तुम्हारे हाथ आ जाएगी। मैं क्या उसे ट्रैप करूंगा? जिन जुड़वा बहनों को मैं हासिल करना चाहता था, पारस ने उन्हें गायब कर दिया। पता नहीं कब उन्हें अगवा किया गया और उन्हें कहाँ छुपा कर रखा गया। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उन्हें तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका सुराग नहीं मिल रहा है। तुम शिवानी के पास जाने वाले थे, क्या उसी के पास हो? मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं ऐसे बुरे वक्त में शिवानी के पास जाऊं और फिर एक बार फरहाद को अपनी शाहरक तक पहुंचने का मौका दूं। मैं बहुत मोहतात हो गया हूं। अपनी खुफिया पनागा में हूं। यहाँ का पता ठिकाना मेरा कोई खास मातियत और खास बॉडीगार्ड भी नहीं जानता। आजकल मैं बिल्कुल तना रहता हूँ। फरहाद और उसके बेटे दोनों ही तुम्हें हर तरफ से परेशान कर रहे हैं। तुम बुरी तरह उलझ गए हो। इसका मतलब यह है कि मुझे इसराइल जाकर एनाबेला का रोल अदा नहीं करना चाहिए। तुम मेरे मौजूदा हालात को अच्छी तरह समझ रही हो। मैं फ़िलहाल उन इसराइलिया काबरीन के मामलात में नहीं बढ़ूंगा। कोई नई उलझन इसलिए पैदा नहीं करूंगा। तुम अपने तौर पर जो कर सकती हो करो। मैं तुम्हें ख्याल खोनी करने की आज़ादी दे रहा हूँ। पता नहीं वो दूसरी एनाबेला कौन है। अब तक तो ये समझ में आ रहा है कि वल्प है या फिर कोई नई टेलीपैथी जाने वाली पुरस्कार औरत है। तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उसे बेनकाब कर सकूंगी। हो सकता है कि तुम मेरे काम आने के दौरान में उस एनाबेला को ट्रैप कर सको। इस तरह एक नई टेलीपैथी जाने वाली तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएगी। नोमी क्रिस्टल चाहती थी कि अर्नाकॉफ किसी भी तरह वरदान को मजबूर करे और उसे अपने साथ इसराइली काबरीन के मामलात में लगाए रखे। वो नोमी की मर्जी के मुताबिक बोली, तुम फरहाद और पारस के मामलात में पूरी तरह उलझे हुए हो। मेरा मशवरा है कि दोनों को फिलहाल बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दो। जिस खुफिया अड्डे में छुपे हो वहाँ खामोशी से छुपे रहो और मुझे किसी भी तरह इसराइल में अल्पा की कुर्सी पर बिठा दो। वो बोला, सॉरी, इस वक्त मेरे सामने शतरंज की बिसात बिछी हुई है। इस बिसात पर जितने मोहरे हैं उनके नाम है फरहाद, पारस, शिवानी, अर्नाकॉफ और वो जुड़वा बहनें जो अब जिस्मानी तौर पर अलग अलग हो गई हैं। मैं इन सब मोहरों को अपनी बिसात पर इधर से उधर चला रहा हूँ। इनकी जगह बदल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किन हालात में क्या हो सकता है। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं अभी तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। तुम जाओ, खुद ही एनाबेला बनकर अपने लिए कुछ कर सकती हो तो ज़रूर करो। एनाबेला उसकी सोच पड़ रही थी। वो ये तय कर रही थी कि अभी एनाबेला बनकर इसराइलिया काबरीन के पास जाएगी। उसने उसके जहन में ये बात नक्श की कि वो आधे घंटे बाद इसराइलिया काबरीन से रब्ता करे। वो ख्याल ख्वानी के जरिए अपनी डमी क्रिस्टल के पास आ गई। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद के बैठी हुई थी। उसने आंखें खोलकर एल्पा को देखा, फिर नोमी क्रिस्टल की मर्जी के मुताबिक कहा, अर्नाकॉफ अभी आधे घंटे बाद इसराइली काबरीन से रब्ता करेगी। एल्पा ने कहा, मैंने भी उन्हें आधे घंटे का वक्त दिया था। 20 मिनट गुजर चुके हैं। 10 मिनट बाद उनसे रब्ता करने वाली हूँ। ये मुनासिब रहेगा कि पहले मैं उन लोगों को किसी हद तक अपने एतमाद में ले लूँ। तुम कोशिश करो कि अर्नाकॉफ उससे पहले वहाँ ना पहुँचे। मैं उसे मुनासिब वक्त पर वहाँ पहुँचाऊँगी। तुम इत्मीनान से अपना काम करती रहो। आजकल वरदान बहुत परेशान है। वह फरहाद और पारस से किसी हद तक दहशत ज़्यादा होकर रूपोश हो गया। उनसे निमटने के लिए मंसूबे बना रहे। हमें उस कमबख्त तक पहुँचने का जल्द अज जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। क्या वो अर्नाकॉफ के मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा है? तुमने कहा था कि उसके ज़रिए किसी तरह उसे ट्रैप किया जाएगा। अभी वह बुरी तरह उलझा हुआ है।
सिर्फ फरहाद से निमटना चाहता है। मैं उसे किसी न किसी तरह इसराइलिया काबरीन के मामलात में उलझाऊंगी। एल्पा ने घड़ी देखी, फिर ख्याल ख्वानी की प्रवास करते हुए आर्मी के एक आला अफसर के अंदर पहुंच गई। वो सब कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे। वहाँ एक हाकिम की लेडी सेक्रेटरी थी। एल्पा ने उसकी आवाज़ सुनकर उसे अपनी आलाकार बना लिया। फिर उसके जरिए बोली, मैं एल्पा हूँ, इस लेडी सेक्रेटरी के अंदर रहकर तुम सबसे बातें करूंगी। एक हाकिम ने कहा, बेशक हम तुमसे बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले ये कह दें कि हम टेलीपैथी जानने वालों के आगे मजबूर हैं। अब से पहले अर्नाकॉफ, एनाबेला, वाजोन और व्लादिमीर हमारे पास आते रहे, हमें बार बार कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाकर परेशान करते रहे। एक आर्मी अफसर ने कहा, पिछले दिनों अचानक दो नकली एनाबेला पैदा हो गई। वो दोनों तुम्हारी छोड़ी हुई जगह हासिल करने के लिए आपस में लड़ती रहीं और हमें नुकसान पहुंचाती रहीं। उनके झगड़ों में हमारे कई आर्मी अफसरान मारे गए हैं। एक हाकिम ने कहा, मैडम एल्पा, आज आप हमसे बातें करने आई हैं। अब से पहले आप हमसे बदजन होकर यहाँ से गई थी। आपने मुसलमानों से दोस्ती की, तो हम पर ये मुसीबतें आ रही हैं। ना जाने कैसे कैसे टेलीपैथी जानने वाले हमें मजबूर करते रहते हैं। यहाँ आकर हमारे दिमागों पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। हम कैसी कैसी हिकमत अमली से अपना बचाव करते हैं, ये हम जानते हैं और हमारा खुदा जानता है। एक और हाकिम ने कहा, आप हमारे दिमागों में चली आती हैं। हमारे ख्यालात पढ़कर ये मालूम कर सकती हैं कि हम किस कदर परेशान हो गए हैं। आइंदा अपने बचाव के लिए अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों की मदद हासिल करना चाहती हैं, और ऐसा करने से हमें उन अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों के दबाव में रहना पड़ेगा। एक और हाकिम ने कहा, लेकिन क्या किया जाए? अमेरिका चूंकि हमसे करीब है और हमारी आपस में अच्छी खासी दोस्ती है, इसलिए हम उन अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये बार बार आने वाली टेलीपैथी जानने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें यूं आज़ादी से हमारे दरमियान आकर परेशान करने की इजाज़त नहीं देंगे। वो सब बारी बारी बोलते रहे और एल्पा खामोशी से सुनती रही। आखिर में एक आला हाकिम ने कहा, हम अपनी तमाम मुश्किलात तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आइंदा अपनी सलामती और सुकून के लिए क्या करने वाले हैं। अगर तुम मुसलमानों की तरफ से हमें धमकी देने आई हो तो धमकियां देकर चली जाओ, हम वो भी सुन लेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे या किसी और टेलीपैथी जानने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। एल्पा ने कहा, आप लोगों ने अपनी अपनी बातें कह दी, अब मेरी भी सुन लें। मैं मुसलमानों से मायूस और बदजन होकर यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनते ही सब चौंक गए, ज़रा सीधे होकर बैठ गए। वो बोली, मेरी इस बात का अभी आप सबको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं अपने अमल से यकीन ज़रूर दिलाऊंगी। आप हजरात मेरे उन हालात पर संजीदगी से गौर करें। मैं यहाँ आपसे बदजन होकर क्यों गई थी? आप हजरात से पहले यहाँ जो लोग इन ओहदों पर फाइज थे और यहाँ के अकाबरीन बने हुए थे, उन्होंने मुझसे दुश्मनी की थी। मैंने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उन्हें टेलीपैथी सिखाई और वो सीखने के बाद मेरे ही दुश्मन हो गए। यहाँ से मेरे कदम उखाड़ने लगे। मजबूरन मुझे अपनी जान की सलामती के लिए यहाँ से जाना पड़ा। फिर मैं यहाँ से गई तो मुसलमानों की झोली में गिर गई, क्योंकि वहाँ मेरी एक ही बेटी अनोशी है और मैं उसे हासिल करना चाहती थी। वो सब खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे और लेडी सेक्रेटरी को ऐसे देख रहे थे जैसे अल्पा को देख रहे हों। वो बोल रही थी, गलती मेरी भी थी कि मैं मुसलमानों की हमायत करने लगी, और गलती यहाँ के साबका काबरीन की भी थी, जिन्होंने मुझे दिल बर्दाश्त होकर यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपनी गलतियों का एहसास भी करें और एतराफ़ भी करें, फिर अपनी गलतियों की तलाफ़ी भी करें। मैं तो हार पछता कर तलाफ़ी करने आई हूँ। आप हजरात क्या कहती हैं? एक आला हाकिम ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर हमें खुशी हो रही है। हमारे अंदर एक नया हौसला पैदा हो रहा है। लेकिन हम पिछले कई बरसों से कितने ही टेलीपैथी जानने वालों के जरिए धोखा खा रहे हैं। कितनी ही टेलीपैथी जानने वालियां एल्पा बनकर हमारे पास आई थी और हमें धोखा देती रही। अभी हम कैसे यकीन करें कि तुम एल्पा हो? एक आर्मी अफसर ने कहा, तुमने ये कहकर खुश किया है कि मुसलमानों से बदजन होकर आई हो। बस किसी तरह यह साबित कर दो कि तुम वाकई एल्पा हो। वो बोली, चूंकि मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, मेरी नीयत साफ है, मैं धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए खुद आप लोगों के पास आ रही हूँ। यहाँ मेरी कल सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है। मैं वहाँ 11 बजे तेलबैब पहुँच जाऊँगी। मेरी सच्चाई को और मेरी हुब्बुल वतनी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि मैं खुद को आप लोगों के सामने पेश करने आ रही हूँ। वो सब उसकी बातें सुनकर खुश हो रहे थे, आपस में एक दूसरे से कह रहे थे। आला हुकाम ने मेज़ पर हाथ मारते हुए कहा, प्लीज़ आप हजरात ज़रा खामोश रहें। मैं आप सब की तरफ से एल्पा को खुशामदीद कहता हूँ। बेशक इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं होगा कि वो खुद यहाँ आकर हमारे दरमियान रहेंगी। वो बोली, मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन मेरी सलामती की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर होगी। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले आप हजरात में से कितनों को ही अपना आलेकार बनाकर मुझ पर हमले करवा सकती हैं। आर्मी के आला अफसर ने कहा, कल सुबह से हमारी आर्मी के जवान एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट रहेंगे। एयरपोर्ट से आपके महल तक आर्मी के मुसल्लह जवान सड़कों के दोनों तरफ मुस्तैद रहेंगे। आम हो या खवास, किसी को उन रास्तों के करीब नहीं आने देंगे जहाँ से आप गुजरती रहेंगी। दूसरे आर्मी अफसर ने कहा, हम अकाबरीन भी उस वक्त तक आपसे मुलाकात नहीं करेंगे जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी। महल के अंदर और बाहर
जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात नस्ब किए जाएंगे, एक परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकेगा। आर्मी के एक और आला अफसर ने कहा, आप उस वक्त से लेकर यहाँ अपनी आमद तक ख्याल खानी के जरिए तमाम इंतजाम की निगरानी खुद कर सकती हैं और इत्मीनान हासिल कर सकती हैं। मैं अब से 1 घंटे बाद यही करूंगी और सिक्योरिटी के एक एक पहलू पर बहुत कड़ी नज़र रखूंगी। जहां एतराज़ होगा वहां मैं गलतियों और कोताहियों की निशानदेही करती रहूंगी। एक आला हाकिम ने कहा, कल का दिन इसराइल की तारीख में गैर मामूली अहमियत का हामिल होगा। हमारे मुल्क को दुश्मन टेलीपैथी जाने वालों से निजात मिल जाएगी और हमें टेलीपैथी के सिलसिले में मदद हासिल करने के लिए अमेरिका के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। अब मैं अपनी कौम को और अपने काबरीन को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। हम सर बुलंद होकर दुनिया के नक्शे पर नुमाया मुकाम हासिल करेंगे। ऐसे वक्त नोमी ने उसके अंदर आकर पूछा, अल्पा क्या अर्नाकॉफ को भेजा जाए? हाँ, मैंने इन सबका इत्मीनान हासिल कर लिया है, उसे आने दो। अर्नाकॉफ बड़ी देर से ख्याल खोनी की परवाज़ करना चाहती थी। नोमी ने उसे रोक रखा था। जब उसके दिमाग को ढील दी गई तो वो फ़ौरन ही ख्याल खोनी के ज़रिए एक दूसरे हाकिम की लेडी सेक्रेटरी के अंदर पहुंचकर बोली, मैं इस औरत के ज़रिए एनाबेला बोल रही हूँ। एक आर्मी अफसर ने कहा, यह मुर्दा एनाबेला फिर जिंदा होकर आ गई है। ये मरने के बाद खुद परेशान हो रही है और हमें भी परेशान कर रही है। मैं परेशान करने नहीं, फ़ायदा पहुंचाने आई हूँ। हमेशा से मेरे जज्बात यही रहे हैं कि मैं अपनी यहूदी कौम की खिदमत करती रहूँ। लेकिन पता नहीं वो कौन फ्रॉड एनाबेल है जो मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करती रहती है। उसी वक्त नोमी ने एक और लेडी सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच कर कहा, मैं असली एनाबेला बोल रही हूँ। ये फ्रॉड औरत मुझे फ्रॉड कह रही है, जबकि ये कभी खुद को असली एनाबेला साबित नहीं कर सकेगी। एक आला हकीम ने कहा, जब एक आती है तो दूसरी भी चली आती है, पता नहीं इन्हें क्या बीमारी है। दूसरे ने कहा, तुम दोनों हमारी बात सुनो, हमें तुम में से किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारी मैडम एल्पा वापस आ गई हैं, उन्होंने अपनी छोड़ी हुई जगह खुद ही पूरी की है, लिहाजा अब यहाँ किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। अर्नाकॉफ ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? एल्पा तो मुसलमानों की हमायती है, अपनी बेटी अनोशे की खातिर मुसलमानों की गोद में बैठी रहती है। वो क्या आपके पास आकर सच्चाई और नेक नियति से अपने मुल्क और कौम की खिदमत करेगी? दूसरी तरफ से नोमी ने कहा, हरगिज़ नहीं। एल्पा फ्रॉड है और यहाँ फ्रॉड करने आ रही है। वो मुसलमानों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मैं हैरान हूँ कि आप सब उस पर किस तरह भरोसा कर रहे हैं। आर्मी के आला अफसर ने कहा, इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि मैडम खुद यहाँ आ चुकी हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइंदा ये जिस्मानी तौर पर हमेशा हमारे साथ रहेंगी तो हमसे किस तरह फ्रॉड करेंगी? मैडम के दिल में अपने मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा है, इसलिए ये पूरी सच्चाई के साथ यहाँ चली आई हैं। दूसरे आला अफसर ने कहा, अगर तुम दोनों के अंदर भी ऐसा ही सच्चा जज्बा है और अपनी मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हो तो अल्पा की तरह यहाँ जिस्मानी तौर पर चली आओ। उन दोनों को चुप लग गई। नोमी को तो आना ही नहीं था, वह अल्पा के जरिए पहले ही वहाँ पहुंची हुई थी। अर्नाकॉफ ने थोड़ी देर बाद कहा, मैं नहीं मानती कि अल्पा खुद यहाँ आ रही है। वो आप सबसे फ्रॉड कर रही है, अपनी किसी डम्मी को अल्पा बनाकर भेजेगी और आप सब धोखा खाते रहेंगे। एक आर्मी अफसर ने कहा, हमने तुमसे और दूसरी एनाबेला से बहुत धोखा खाया है। अपने गिरबान में झांक कर देखो कि तुम दोनों ने हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमारे कितने ही आर्मी अफसरान तुम दोनों की वजह से मारे गए। एक हाकिम ने कहा, हम इस सिलसिले में ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। अगर तुम दोनों वाकई यहाँ रहकर टेलीपैथी के जरिए अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हो तो खुद जिस्मानी तौर पर यहाँ चली आओ। अगर तुम में से कोई अपनी डमी यहाँ भेजना चाहे तो ये बात एल्पा से छुपी नहीं रहेगी, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। नोमी ने कहा, एल्पा ने इसराइल आकर और मुसलमानों के खिलाफ होकर यहाँ के अकाबरीन के दिल जीत लिए। अब यहाँ हमारी बात नहीं बनेगी। मैं नहीं जानती वो दूसरी एनाबेला कौन है। बहरहाल मैं आज उसे बराह रास्त मुखातिब कर रही हूँ। फिर उसने उसे मुखातिब किया, एनाबेला हम दोनों आपस में लड़ती नहीं, जिसके नतीजे में एल्पा ने आकर जगह बना ली है। मैं एक मामले में तुमसे समझौता करना चाहती हूँ। क्या हमारी बातें राजदारी से हो सकती हैं? अर्नाकॉफ ने कहा, बेशक हो सकती हैं। मुझे अपने दिमाग में आने दो, फिर हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा। ना मैं तुम्हें अपने दिमाग में आने दूंगी और ना ही तुम मुझे आने की इजाज़त दोगी। मैं तुम्हें एक फ़ोन नंबर बता रही हूँ, उसके ज़रिए तुम मुझसे रब्ता कर सकती हो। वो फ़ोन नंबर बताने के बाद बोली, मैं जा रही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अर्नाकॉफ ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर नोमी के बारे में सोचा। वो अजनबी टेलीपैथी जाने वाली पहली बार राजदारी से बात करना चाहती है। अच्छा है उससे किसी हद तक समझौता किया जाए, हो सकता है उससे दोस्ती हो जाए, फिर उसके बारे में हमें बहुत कुछ मालूम होता रहेगा। उसने वरदान के पास जाकर कहा, चंद मिनट के लिए मेरे पास आओ, बहुत ज़रूरी काम है। वो उसके पास आकर बोला, क्या बात है? वेल्पा के बारे में बताने लगी कि उसने इसराइलिया काबरीन का एतमाद हासिल कर लिया है और अब वो किसी भी अनाबेलों को अहमियत नहीं दे रहे हैं। वरदान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम एल्पा के खिलाफ महाज कायम करो, हम रफ्ता रफ्ता वहाँ से उसके कदम उखाड़ेंगे। इसी मकसद के लिए वो दूसरी अनाबेला हमसे समझौता करना चाहती है। वरदान ने चौंक कर पूछा, क्या कह रही हो? वो अजनबी टेलीपैथी जाने वाली जिसने मक्कारी की इंतहा कर दी है, हमसे समझौता करना चाहती है? हाँ, यही बात है। उसने अपना टेलीफोन नंबर दिया और कहा है
कि वो इस नंबर पर मेरा इंतज़ार करेगी। वरदान ने कहा, फिर तो हमें उससे ज़रूर बात करनी चाहिए। पता नहीं वो क्या कहना चाहती है, लेकिन मेरी अक्ल कहती है कि हमसे दुश्मनी करने वाली दोस्ती भी बन सकती है और हम मुत्तहिद होकर एल्पा को वहाँ से भगा सकते हैं। तो फिर मैं उसके नंबर पंच करती हूँ, तुम मेरे पास रहो। ज़रा ठहरो, मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ। उसे फ़ोन करके ये कह दो कि तुम आधे घंटे बाद उससे रब्ता करोगी। मैं आधे घंटे में अपने काम से निमट कर तुम्हारे पास आऊँगा, फिर उससे बातें होंगी। वरदान अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। इस वक्त वो एक बड़ी सी मेज़ के पास बैठा हुआ था। इस मेज़ पर एक बड़ी सी शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। वो शतरंज ज्योतिष विद्या, जन्म कुंडली और हाथ की रेखाओं से ताल्लुक़ रखती थी। उसके हर खाने में सांप, बिच्छू, चमकता हुआ सूरज, कड़कती हुई बिजली, इंसान और शैतान की तस्वीरें थीं। शतरंज के 16 खानों में मुख्तलिफ मोहरे रखे हुए थे। वह मोहरे मेरे, सोनिया के, पारस, पोरस, अल्पा, आला बीबी, किबरिया, शिवानी और अजनबी टेलीपैथी जाने वाली औरत के नामों से मंसूब किए गए थे। इन मोहरों के मुखालिफ सफ में एक तनहा मोहरा रखा हुआ था और वो मोहरा स्वामी वरदान विश्वनाथ था। गोया वो तनहा हम सबके मुकाबले पर खड़ा हुआ था। कई घंटों से हमारे नाम के मोहरों को मुख्तलिफ खानों पर इधर उधर चला रहा था और खुद भी कभी आगे बढ़ रहा था और कभी पीछे। मेज़ के एक तरफ कई किताबें रखी हुई थीं। वह तमाम किताबें पुरस्कार अलूम से ताल्लुक़ रखती थीं। इस वक्त उसके सामने एक किताब खुली हुई थी। वह इसे पढ़ता जा रहा था और शतरंज की बिसात पर चालें चलता जा रहा था। ऐसे ही वक्त एक सफ़े पर पहुंचकर रुक गया। वहां लिखा हुआ था, जब इसका शिकार शिवानी बिच्छू वाले खाने में पहुंचेगा तो सूर्य देवता यानी सूरज देवता के खाने में एक नन्हा सा मोहरा आएगा। वो मोहरा एक नन्हा सा फितना होगा जो स्वामी वरदान विश्वनाथ को बिच्छू के खाने में अपने शिकार की तरफ बढ़ने से रोकेगा। हर कदम पर उसके लिए मसाइल पैदा करेगा और उसके लिए मुसीबत बनता रहेगा। वो परेशान होकर कभी सूरज देवता के खाने की तरफ देख रहा था और कभी किताब का वो सफ़ा पढ़ रहा था। शतरंज की बिसात के एक तरफ छोटे बड़े कई मोहरे रखे हुए थे जो बवक्ते ज़रूरत उस बिसात पर लाए जा सकते थे। और अब उस छोटे से नन्हे से मोहरे की बारी थी कि उसे बिसात पर लाया जाए। उसने इस मोहरे को उठाकर देखा और सोचा कि इस छोटे से मोहरे का मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा मुखालिफ आ रहा है वो बहुत कम उम्र है। आखिर वो कितना कम उम्र होगा? उसने किताब की एक सतर पर उंगली रखते हुए सोचा, यहाँ लिखा हुआ है नन्ना फितना। उसकी कोई उम्र लिखी हुई नहीं थी। इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसकी वजाहत एक दूसरी किताब में लिखी हुई थी। उसने तफसीली मालूमात के लिए दूसरी किताब को खोलकर देखा। वो सब सैकड़ों बरस पुरानी किताबें थीं। उनके औराक फटे हुए थे या फिर बोसीदा हो गए थे, हरूफ मिटे मिटे से थे। उस दूसरी किताब में जो वजाहत थी वो पढ़ी नहीं जा रही थी। दो चार अल्फाज वाजे थे, बाकी सब धुंधला गए थे। पढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही थी। उसने कोशिश की लेकिन पढ़ ना सका। ये मालूम ना कर सका कि वो नन्ना फितना कौन है और कहाँ से आएगा। ये तो जानता था कि शिवानी का एक बेटा है जो बाबा साहब के इदारे में रहता है। उसने सोचा वो तो सिर्फ 5 बरस का है, भला वो 5 बरस का छोकरा मेरे लिए क्या मुसीबत बनेगा। उसने उस बच्चे को जहन से निकाल दिया और सोचने लगा, बेशक छोटे से मोहरे का मतलब यह है कि वो कम उम्र होगा, लेकिन ऐसा बच्चा भी नहीं होगा। वो उठकर टहलने लगा। जहन में ये बात आई, छोटे मोहरे का मतलब ये नहीं है कि वो कम उम्र होगा। ये भी हो सकता है कि उसका कद कम होगा, वो बौना होगा मगर फितना परवर होगा, मेरे खिलाफ फितने बर्पा करेगा। लेकिन वो कौन होगा? ख्वामख्वाह मुझसे दुश्मनी क्यों करेगा? क्या वो शिवानी का आशिक होगा या उसका कोई रिश्तेदार होगा? आखिर इस बौने का ताल्लुक किससे होगा? वो एक जगह रुककर सोचने लगा, अब तक मेरी जिससे भी दुश्मनी हुई है उसका ताल्लुक किसी न किसी तरह फरहाद अली तैमूर से ज़रूर रहा है। मैंने 3 अजीबोगरीब औरतों से ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें की। पहली औरत अरना कौफ थी। फिर पता चला कि फरहाद काला जादू जानने वाले जादूगर दुश्मनों को एक एक करके हलाक कर रहा है और अरना कौफ को भी मौत के घाट उतारने वाला है। इस तरह फरहाद से मेरी अदावत शुरू हो गई। दूसरी अजीबोगरीब औरत शिवानी है। मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ लेकिन वो भी फरहाद की रिश्तेदार निकली। मैं तो उसे हासिल करने की धुन में बेमौत मारा जाने वाला था। मेरी तकदीर अच्छी थी कि बच निकला। तीसरी अजीबोगरीब औरतों में वो जुड़वा बहनें हैं। उन्हें मैं बड़ी आसानी से हासिल करने वाला था, लेकिन अचानक फरहाद का दूसरा बेटा पारस वहां पहुंच गया। अब मैं फिर शिवानी की तरफ बढ़ना चाहता हूं तो मेरा पुरस्कार इलम कह रहा है कि ये कोई नन्ना फितना मेरे रास्ते की रुकावट बनने वाला है। क्या इसका ताल्लुक भी फरहाद की फैमिली से होगा? वो अपनी जगह आकर बैठ गया। सोचने लगा, मुझे किसी तरह मालूम करना चाहिए कि ये नया दुश्मन कौन है। शायद अलका अग्निहोत्री के ख्यालात पढ़ने से शिवानी के बारे में कुछ मालूम हो जाए। उसने अलका अग्निहोत्री यानी शिवानी के दिमाग में पहुंचकर पूछा, क्या तुम्हारे कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका कद छोटा हो लेकिन वो बहुत शहजोर हो? शिवानी ने उसकी आवाज़ सुनकर नागवारी से मुंह बनाया, फिर कहा, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा कोई तुम्हारा आशिक है? फजूल बातें ना करो। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की है, वो है मेरा पोरस। वही मेरा महबूब है, वही मेरा जन्म जन्म का साथी है।
वो उसके चोर ख्यालात के खाने को अच्छी तरह टटोलता रहा, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि वो बौना शख्स कौन है और क्यों उसकी मदद के लिए आ रहा है। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। अर्नाकोफ ने आकर कहा, आधा घंटा गुजर चुका है, तुमने कहा था कि हम फ़ोन पर उस अजनबी टेलीपैथी जाने वाली से बातें करेंगे जो दूसरी तरफ एनाबेला बनकर हमारे मुकाबले पर आती है। वरदान की उलझन खत्म नहीं हुई थी और बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस मुखालफत करने वाली चालबाज एनाबेला से बात करना भी ज़रूरी था। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम फ़ोन पर रब्ता करो। नोमी क्रिस्टल अर्नाकॉफ के अंदर थी और वरदान से होने वाली बातें सुन रही थी। फिर अर्नाकॉफ दिमागी तौर पर हाजिर होकर मोबाइल पर नंबर पंच करने लगी। वरदान उसके अंदर आ गया। चंद सेकंड के बाद ही नोमी ने अपने फ़ोन पर बजर की आवाज़ सुनी। फिर इसका बटन दबाकर इसे कान से लगाते हुए बोली, हेलो, मैं एनाबेला बोल रही हूँ। अर्नाकॉफ ने मुस्कुराकर कहा, तुम एनाबेला नहीं हो और मैं भी एनाबेला नहीं हूँ। क्या हम असली नामों से मुतारिफ नहीं हो सकती? ज़रूर हो सकती हैं। अभी तो कुछ बातें होंगी। अगर हमारे दरमियान कोई समझौता होगा, किसी हद तक एतमाद कायम होगा, तो फिर हम असली नामों से मुतारिफ हो सकेंगी। अर्नाकॉफ ने कहा, हम एक दूसरे से अनजान थे। सिर्फ एल्पा की छोड़ी हुई कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे से टकरा गए। अगर इक्तदार की इस कुर्सी के सिलसिले में समझौता हो जाए तो सारी अदावत खत्म हो जाएगी। नोमी ने कहा, तुम्हारा टारगेट इसराइल में इक्तदार की कुर्सी है और मेरा टारगेट फरहाद अली तैमूर है। अगर उससे टकराने के सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इक्तदार की कुर्सी हासिल करने के सिलसिले में एल्पा के खिलाफ तुम्हारी मदद करूंगी। ये बात सुनकर वरदान की दिलचस्पी बढ़ गई। अर्नाकॉफ ने उसकी मर्जी के मुताबिक पूछा, क्या फरहाद अली तैमूर से तुम्हारी पुरानी अदावत है? नहीं, अभी ताज़ा ताज़ा दुश्मनी है। मैंने उस टेलीपैथी के पहाड़ को हिला कर रख दिया है। शायद तुम्हें यकीन ना हो, वो मेरे मुकाबले में बड़े बड़े नुकसानात उठा चुका है। तुम कह रही हो तो हम यकीन करेंगे। तुम अपने ज़राए से मालूम कर सकती हो। मैंने उसके बेटे पारस, उसकी बेटी आला बीबी और उसकी पोती नौशे को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। उसने बड़ी चालबाजी से अपने बच्चों को रिहाई दिलाई, मेरी कामयाबी को नाकामी में बदल दिया। इसके बावजूद मैं कामयाब हूँ। उसका एक ऐसा ज़बरदस्त मोहरा मेरे कब्ज़े में है कि वो दिन रात तिल मिलाता रहता है। अर्नाकॉफ ने वरदान की मर्जी के मुताबिक पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि ऐसा कौन सा ज़बरदस्त मोहर है जिसकी वजह से फरहाद तुम्हारे सामने बेबस हो गया? मैं बता रही हूँ, लेकिन यकीन करने के लिए तुम अभी फरहाद से रब्ता कर सकती हो। वो मेरी बात की तायीद करेगा कि मैंने उसकी सबसे चहेती लाइफ पार्टनर सोनिया को अगवा कर लिया और उसे ऐसी जगह कैद कर रखा है जहां उसके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। अर्नाकॉफ ने पूछा, क्या मुझे थोड़ा सा वक्त दोगी? मैं भी तुम्हारे इस दावे की तस्दीक करना चाहती हूँ। बेशक, जितना वक्त चाहो ले सकती हो। मैं फिर आधे घंटे बाद फ़ोन करूंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अर्नाकॉफ ने फ़ोन बंद कर दिया। वरदान ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि एक नई टेलीपैथी जानने वाली जिसका वजूद चंद रोज़ पहले तक नहीं था, अचानक ज़ाहिर होकर फरहाद को बड़े बड़े नुकसानात पहुंचा रही है। उसका दावा नाकाबिल यकीन है कि उसने सोनिया को कैदी बनाकर रखा है। मैं तो क्या, टेलीपैथी की दुनिया में कोई भी इस बात का यकीन नहीं कर सकता। अर्नाकॉफ ने कहा, हम उसके इस दावे की कैसे तस्दीक करें? वरदान ने कहा, वो कह रही थी कि हम फरहाद से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। हो सकता है सोनिया के अगवा की बात सिर्फ फरहाद जानता हो और उसने दूसरों से ये बात छुपा रखी हो। जब उसने दूसरों से ये बात छुपाई होगी तो फिर हमसे भी छुपाएगा। अभी हम उससे रब्ता करके मालूम कर लेते हैं। क्या ख्याल ख्वानी के ज़रिए उससे रब्ता करोगे? मैं उससे बात नहीं करना चाहता। उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। वो मेरा बदतरीन दुश्मन है। तुम मुझसे बातें करो। वो परेशान होकर बोली, मैं उससे बातें करूं? तुम जानते हो वो मेरी जान का दुश्मन है, मुझे ढूंढता फिर रहा है। मैं उससे रब्ता करूंगी तो वो किसी न किसी तरह मेरा सुराग लगा लेगा। मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज़ मुझे ये हुक्म ना दो। वरदान ने सोचा, अगर उस अजनबी टेलीपैथी जाने वाली का दावा दुरुस्त है और उसने सोनिया को कैदी बना रखा है तो फिर वो मेरे बहुत काम की औरत है। उसे हर हाल में दोस्ती करनी होगी। लेकिन पहले मालूम करना होगा कि वो चालबाज औरत वाकई इतने पानी में है कि फरहाद को डुबोकर अपना सर बुलंद कर सकती है। उसने अर्नाकॉफ से कहा, मजबूरी है, मुझे उससे रब्ता करना ही होगा। पता नहीं वो मुझसे बात करना गवारा करेगा या नहीं। फिर भी मैं उसके पास जा रहा हूँ, तुम मेरे अंदर आ जाओ। उसने ख्याल ख्वानी की परवास की, फिर मेरे अंदर पहुंचा। मैंने पूछा, कौन है? मैं स्वामी वरदान विश्वनाथ बोल रहा हूँ। मैंने कहा, वापस जाओ और अपना मोबाइल फ़ोन ऑन रखो। मैंने सांस रोकी, वो बाहर निकल गया। अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर मेज़ पर रखे हुए मोबाइल फ़ोन को देखने लगा। अर्नाकॉफ उसके अंदर थी। वो दोनों इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही बजर सुनाई दिया। उसने फ़ौरन इसे उठाकर बटन दबाकर कान से लगाया, फिर कहा, मैं स्वामी वरदान विश्वनाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, मेरे पास क्यों आए हो? टेलीपैथी की दुनिया में एक नई ख्याल ख्वानी करने वाली का इजाफा हुआ है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? बहुत कुछ जानता हूँ। तुम क्या जानना चाहते हो? उसने दावा किया है कि वो तुम्हें बड़े बड़े नुकसानात पहुंचा चुकी है और अब भी पहुंचा रही है। वो दुरुस्त कह रही है। उसने मुझे कई बार मात देने की कोशिशें की, बड़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की, लेकिन मैंने उसकी हर कामयाबी को आर्जी बना दिया।
क्या तुमने वाकई उसकी हर कामयाबी को आर्जी बनाया? मैंने पूछा, तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? उस औरत ने एक बहुत बड़ा दावा किया है जिसे अक्ल तस्लीम नहीं करती। टेलीपैथी की दुनिया में कोई ये नहीं मानेगा कि किसी नई टेलीपैथी जानने वाली ने सोनिया जैसी शहजोर औरत को अगवा किया है और फरहाद अली तैमूर को बेबस बना दिया। मैं ज़रा चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि उसने सोनिया को अगवा किया है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि उसने मुझे बेबस बना दिया है। अब से पहले भी उसने मेरे 3 बच्चों को अगवा किया था और कैदी बनाया था, लेकिन मैंने अपने तमाम बच्चों को मक्खन के बाल की तरह उसकी गिरफ्त से निकाल लिया। बेशक तुमने उसे नाकाम बना दिया, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह है कि वो तुम्हारे जैसे शहजोर के मुकाबले में कामयाबियां हासिल कर चुकी थी और अभी तुम्हारी सोनिया उसकी कैद में है। क्या ये तस्लीम नहीं करोगे कि एक नो आमोज टेलीपैथी जानने वाली तुम्हारे जैसे पहाड़ से टक्कर ले रही है और सोनिया से ज़्यादा मक्कार है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो सोनिया से ज़्यादा मक्कार है या खुशफहमी में मुब्तला है। तुमने इतनी बातें पूछी, मैंने सारी बातें सच बता दी। अब तुम भी सच बोलो, तुम्हारी वरना कौफ और शिवानी कहाँ है? वो जहाँ भी हैं, आइंदा तुम उनके साय तक भी नहीं पहुंच सकोगे। एक बार इत्तेफाक से शिवानी के जरिए मुझ तक पहुंच गए थे, अब ये हसरत तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी। तुम मेरी नहीं, अपनी हसरतों की बात करो। उन जुड़वा बहनों तक ना पहुंच सके और ना ही कभी पहुंच सकोगे। रह गई शिवानी और अरना कौफ, तो वो दोनों तुम्हारी दस्तरस में है, फिर भी तुम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। कैसी कैसी हसरतें तुम्हारे दिल में हैं और हर हसरत पर तुम्हारा दम निकल रहा है। वरदान ने फ़ोन बंद कर दिया, फिर नागवारी से बोला, खुद तो एक नई टेलीपैथी जानने वाली के मुकाबले में नाकाम हो रहा है, उल्टा मुझे ताने दे रहा है। फिर वरना कौफ से बोला, तुम मेरे दिमाग में क्यों घुसी हुई हो, वापस जाओ। मैं जा रही हूँ, गुस्से में ना हो, मेरे पास आकर थोड़ी सी बातें कर लो। वो उसके अंदर आकर बोला, अभी तो मुझे तुम्हारे पास आना ही है, उससे टेलीपैथी जानने वाली से ज़रूरी बातें करेंगे। अब वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। जो मेरे दुश्मन को शिकस्त दे सकती है, उसे नुकसान पहुंचा सकती है, सोनिया को कैदी बनाकर उसका सर नीचे कर सकती है, ऐसी औरत मेरे बहुत काम आएगी। मैं हर हाल में उसे दोस्त बनाना चाहूँगा। नोमी ख्याल खानी के जरिए मुसलसल अरना कौफ के अंदर मौजूद थी और उनकी तमाम बातें सुनती जा रही थी। वो जैसा चाहती थी, वरदान उसी तरह उसकी तरफ मायल हो रहा था। अरना कौफ ने कहा, मैंने आधे घंटे बाद उस औरत से रब्ता करने का वादा किया था, क्या उससे रब्ता करूं? हाँ, करो। वो मेरा नाम और मेरी असलियत मालूम करना चाहेगी, मुझे क्या कहना चाहिए? हमें उससे दोस्ती करनी है। हम ज़्यादा अरसे तक अपने आप को उससे छुपा नहीं सकेंगे, लिहाजा उसे सच बता दिया जाए कि हम कौन हैं। नोमी सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन का बजर सुनाई दिया। उसने बटन को दबाकर इसे कान से लगाते हुए कहा, हेलो, मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सिर्फ ये मालूम करना चाहती थी कि मेरे दावे की तस्दीक हो चुकी है या नहीं। अरना कौफ ने कहा, बेशक तुमने सच कहा था। फरहाद ने यह तस्लीम किया है कि उसकी सोनिया तुम्हारी कैद में है और इससे पहले भी तुम उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुके हो। हम तुमसे बहुत मुतासिर हैं और दिल से तुम्हारी कदर करते हैं। हम का मतलब क्या हुआ? यानी तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है? हाँ, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को नहीं छुपाएंगे। मेरा नाम अरना कौफ है। वह हैरानी जाहिर करते हुए बोली, ओ गॉड, तुम अरना कौफ हो? इसका मतलब है कि तुम वरदान विश्वनाथ के हुक्म के मुताबिक एनाबेला बनती रही थी और उसी के हुक्म के मुताबिक मुझसे रब्ता कर रही हो। वो बोली, ये तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे साथ स्वामी वरदान विश्वनाथ है? जरा अकल से सोचो, सोनिया मेरी कैद में है। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर चुकी हूँ। जो बातें फरहाद को मालूम होती हैं वो सोनिया को मालूम होती हैं, और सोनिया को ये मालूम है कि वरदान विश्वनाथ ने तुम्हें अपनी मामूला और ताबेदार बना रखा है और फरहाद से छुपा रखा है, क्योंकि वो तुम्हें कत्ल कर देना चाहता है। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? वो बोली, हाँ, मैं स्वामी वरदान विश्वनाथ का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसकी पनाह में आकर मुझे नई जिंदगी मिल रही है। फिर उसने वरदान की मर्जी के मुताबिक कहा, क्या तुम जरा देर के लिए अपना फ़ोन बंद करोगी? वरदान अपने फ़ोन के जरिए तुमसे बातें करना चाहता है। ठीक है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। नोमी अपने फ़ोन को बंद करके फ़ख्र से मुस्कुराने लगी। वो जैसी चाल चल रही थी उसी के मुताबिक कामयाबी हासिल होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन का बजर सुनाई दिया। वो इसे उठाकर बटन दबाकर कान से लगाते हुए बोली, हेलो, मैं स्वामी वरदान विश्वनाथ बोल रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम मेरे घर नहीं आए हो, लेकिन मेरे फ़ोन के अंदर पहुंचकर मुझसे बोल रहे हो। मैं तुम्हें खुश आमदीद कहती हूँ। मैं सबसे पहले तुम्हें उन कामयाबियों के मुबारकबाद देता हूँ जो तुमने फरहाद के खिलाफ हासिल की हैं। तुम्हें हमारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है, अब अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम नोमी क्रिस्टल है। मेरी माँ मर चुकी है, बाप का साया सर पर है। इतनी बड़ी दुनिया में उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अपनी गैर मामूली सलाहियतों के बारे में कुछ बताओ। मैं सिर्फ टेलीपैथी जानती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। तुम्हारा कोई तो साथी होगा, तुमने कोई मजबूत टीम बनाई होगी।
ना मेरा कोई साथी है, ना मैंने कोई टीम बनाई है। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। ताज्जुब है, बिल्कुल तन्हा हो? सिर्फ टेलीपैथी जानती हो और फरहाद के सर पर नाच रही हो। इतनी बड़ी कामयाबी तुमने कैसे हासिल की है? मेरे गॉड ने मुझे जहानत दी है। मेरी जहानत को भी गैर मामूली कहा जा सकता है। मैं ऐसी ठोस प्लानिंग करती हूँ कि नाकामी का चांस बहुत कम रह जाता है। अगर मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहूँ, तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँ, तो क्या तुम मेरी दोस्ती कबूल करोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि टेलीपैथी की दुनिया में मेरे साथी भी टेलीपैथी जानने वाले हों। तुमसे दोस्ती करूंगी तो तुम्हारे साथ टेलीपैथी जानने वाली अर्ना कौफ भी हमारे साथ होगी। हमारी एक मजबूत टीम बन जाएगी। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम बड़ी जहानत से दोस्ती और इत्तेहाद के लिए राजी हो रही हो। फ़ोन पर इतनी लंबी बातें मुनासिब नहीं है। क्या हम ख्याल ख्वानी के ज़रिए एक दूसरे के दिमाग में आ सकते हैं? इतनी जल्दी नहीं। जब रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान मुकम्मल एतमाद पैदा हो जाएगा तो हम एक दूसरे के दिमाग में आते जाते रहेंगे। फिलहाल किसी को अलाकार बनाकर उसके दिमाग में पहुंचकर बातें की जा सकती हैं। ये मुनासिब तजवीज़ है। तुमने अभी अरना कौफ की आवाज़ सुनी है, उसका लबो लहजा इख्तियार करके तुम उसके अंदर आ सकती हो। हम वहीं बातें करेंगे। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। वह फ़ोन बंद करके अन्ना कौफ के पास आ गया। उससे पहले नोमी उसके अंदर रहकर तमाम बातें सुन रही थी। उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई दी। हेलो अर्ना कौफ। हेलो स्वामी वरदान विश्वनाथ। हम दोस्ती के पहले मरहले में दाखिल हो गए हैं। स्वामी वरदान ने बड़े एतमाद से मुझे तुम्हारे अंदर आने का मौका दिया है। वो वक्त जल्दी आएगा जब मैं और वरदान एक दूसरे के दिमाग में आने जाने लगेंगे। वरदान ने कहा, यकीनन वह वक्त जल्द आएगा और मैं जल्द से जल्द तुम्हारा एतमाद हासिल करने की भरपूर कोशिश करता रहूँगा। फिलहाल मैं तुम्हारे काम आकर तुम्हारा एतमाद हासिल कर रही हूँ। तुम एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करना चाहती हूँ। वरदान ने चौंक कर पूछा, क्या मुझे कोई खतरा पेश आने वाला है? शिवानी से दूर रहोगे तो खतरात से भी दूर रहोगे। फरहाद का बेटा पोरस शिवानी की मदद के लिए इंडिया पहुंचने वाला है। वरदान के एक पुरस्कार इलम ने भी यही बताया था कि सूरज देवता के खाने में एक छोटा सा मोहरा आ रहा है। अगर वरदान शिवानी की तरफ जाएगा तो वो मोहरा उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करता जाएगा। उसने नोमी से पूछा, क्या फरहाद के उस बेटे का कद छोटा है? क्या वो बौना है? नहीं, वो अपने बाप की तरह कद्यावर है और अपनी माँ सोनिया की तरह मक्कार है। वो बोला, तो फिर मुझे उससे कोई खास खतरा नहीं है। मेरा पुरस्कार इलम कहता है कि एक नन्ना फितना मेरे मुकाबले पर आएगा। वो मेरे लिए मसाइल पैदा करेगा और कदम कदम पर मुसीबतें बनता रहेगा। नोमी ने कहा, फिर तो वो पोरस का बेटा और फरहाद का पोता अदनान होगा। अर्ना कौफ ने कहा, वो तो बाबा साहब के दायरे में है। मुझे सोनिया के ख्यालात ने बताया है कि अदनान अपनी माँ शिवानी से मिलने के लिए पोरस के साथ इंडिया जा रहा है। दोनों बाप बेटे बाबा साहब के दायरे से निकल चुके हैं। वो आज या कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वो बोला, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वो बच्चा मेरे लिए कैसे मुसीबत बनेगा, जबकि उसका बाप कद्यावर और शहजोर है। मेरे सामने मुस्तकबिल बीनी के लिए शतरंज की बिसात बिछी हुई है और पुरस्कार उलूम की किताबें रखी हुई हैं। ये किताबें कभी झूठ नहीं कहती। इनकी सच्चाई के बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि भला एक छोटा सा बच्चा मेरे लिए मुसीबत बनता रहेगा। क्या ये बता सकती हो कि उसकी उम्र क्या होगी? अर्ना कौफ ने कहा, मैं जानती हूँ वो तकरीबन 5 बरस का है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। मैं और मेरा एक सौतेला बेटा व्लादिमीर उसे सोनिया और फरहाद से छीनकर अपने कब्जे में करना चाहते थे। वो हमारे लिए बहुत अहम था। हमने टेलीपैथी के जरिए और काले जादू के जरिए उस पर तरह तरह के हमले किए, लेकिन हर हमला नाकाम रहा। वो हर बार हमें डॉज देता रहा और नुकसान पहुंचाता रहा। वरदान विश्वनाथ ने बेयकीनी से कहा, मैं हैरान हूं कि 5 बरस का बच्चा टेलीपैथी के हथियारों से बचता रहा, काले जादू का तोड़ करता रहा। ऐसे हमलों के वक्त यकीनन सोनिया और फरहाद उसकी मदद करते रहे होंगे। अर्ना कौफ ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो तन्हा होता था। उसकी माँ शिवानी, उसका बाप पोरस, उसकी दादी दादा और सोनिया सभी उसे ढूंढते रहते थे और वो तन्हा सबके छक्के छुड़ाता रहता था। वरदान, तुम अभी यकीन नहीं करोगे कि वो नन्ना सा फितना किस कदर खतरनाक है। नोमी ने कहा, अर्ना कौफ दुरुस्त कह रही है। सोनिया के ख्यालात ने भी मुझे यही बताया है। वो बच्चा गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। अपने हो या पराए सभी को तिगनी का नाच नचाता रहता है। वो बोला, नोमी, जब तुम भी यही कह रही हो तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। ये देखना होगा कि आखिर वो नन्ना फितना है क्या चीज़। नोमी ने कहा, दिल्ली में तुम्हारे जितने आलेकार हैं उन्हें एयरपोर्ट जाने को कहो। मैं नहीं जानती कि वो बाप बेटा किस फ्लाइट से वहाँ पहुँचने वाले हैं। क्योंकि वो बाबा साहब के दायरे से निकल चुके हैं, इसलिए यही तवक्को की जा सकती है कि वो आज या कल ज़रूर दिल्ली पहुँचेंगे। वरदान ने कहा, तुम्हारा मशवरा बहुत ही मुनासिब है। मेरे कई आलाकार वहाँ दिन रात मौजूद रहेंगे। हम सब उन आलाकारों के अंदर रहकर उस नन्हे फितने का इंतजार करेंगे। फिर उसने अर्ना कौफ से पूछा, क्या तुम किसी आलाकार के जरिए पोरस को और उस बच्चे अदनान को पहचान सकोगी? मैं चेहरे से नहीं पहचान सकूंगी, बस अंदाज़ा करना होगा कि कल परसों तक पेरिस से आने वाली फ़्लाइट से जो भी बच्चा उतरेगा वो अदनान होगा।
अगर किसी फ्लाइट से 2-4 बच्चे उतरेंगे तो हम कैसे पहचान सकेंगे? फौरी तौर पर उसे पहचानना दुश्वार होगा, लेकिन हमारे आलाकार हर बच्चे की निगरानी करते रहेंगे और हम उनके ज़रिए एक-एक बच्चे के दिमाग में पहुंचते रहेंगे तो अदनान तक पहुंच ही जाएंगे। अर्नाकोफ और वरदान विश्वनाथ इसराइल में एल्पा की छोड़ी हुई कुर्सी पर कब्जा जमाना भूल गए थे। अदनान उनके हवासों पर मुसल्लत हो गया था। वरदान अपने एक आलाकार के दिमाग में पहुंचकर उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने का हुक्म दे रहा था। अर्नाकोफ के अलावा नोमी भी उन तमाम आलाकारों के अंदर पहुंच रही थी। नोमी को भी दिलचस्पी थी कि वो उनके जरिए अदनान को देखे और समझे कि वो इस कदर खतरनाक क्यों समझा जाता है।